चलिए मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। अब सिक्योरिटी लॉ वॉल्यूम फर्स्ट के अंदर हम एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका क्या नाम है, IFSC। क्लियर है जी? अब ध्यान से सुनो। सबसे पहले मैं बता दूं, ये CS एग्जीक्यूटिव ग्रुप 2 न्यू सिलेबस का कंटेंट है, ये ओल्ड सिलेबस में नहीं है। क्लियर है जी? तो ये चैप्टर कहां है? सिर्फ CS एग्जीक्यूटिव ग्रुप 2 न्यू सिलेबस, कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटी लॉ नाम है या सिक्योरिटी लॉ एंड कैपिटल मार्केट है? न्यू सिलेबस वालों का कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटी लॉ। क्लियर है जी? ये पहले बात समझ में आ गया? तो दिस क्लास इज ओनली फॉर न्यू सिलेबस स्टूडेंट एंड नॉट फॉर ओल्ड सिलेबस स्टूडेंट्स, है ना? समझ में आ गया? तो चलो एक बार चैप्टर का नाम बोलो, जरा फुल फॉर्म बोलो। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, IFSC। एक बार और बोलो, एक बार और, 3 बार नहीं बोलते हैं। थ्योरेटिकल चैप्टर है प्योर। तुम लोग SEZ चैप्टर पढ़े हो? याद है SEZ चैप्टर? थोड़ा याद करो, थोड़ा मन को शांत करके याद करो, क्या है SEZ? जो नहीं पढ़ा है उसको तो दिक्कत होगा। आप मेरे सच सच बताओ, कितने बच्चों ने SEZ पढ़ लिया? पहले बोले है कहां पे, ये बताइए पहले। ECIPL में है। ECIPL में है ना? ECIPL में है ना? हाँ, तो ECIPL EBCL, मतलब जो है EBCL ECIPL है उसमें है, जो मेरा वाला कंटेंट है उसमें है। नहीं किए हो तो क्या बताऊं मैं। चलो खैर, एकदम शांति से सुनना। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। चलो थोड़ा सा SEZ पढ़ा देता हूं। तो आइए देखिए, सबसे पहले मैं तुम्हें बताता हूं SEZ का कॉन्सेप्ट। SEZ का फुल फॉर्म स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक? और फिर मैं पढ़ाऊंगा क्या, IFSC। आइए, SEZ में क्या होता है देखिएगा जरा ध्यान से। थोड़ा अलग बन गया यार, रुको। क्या बनाना चाह रहा था मैं, इंडिया। ठीक है, ठीक है। अब ध्यान सुनिए, मान लीजिए इंडिया का ये एरिया ऐसा है जो अंडर डेवलप्ड है। क्या है? अंडर डेवलप्ड है, मतलब यहाँ पे कोई डेवलपमेंट हो रहा नहीं है, यहाँ कोई बिजनेस एक्टिविटी हो रहा नहीं है। हो सकता है यहाँ की ज़मीन फर्टाइल ना हो, जिसकी वजह से खेती भी नहीं हो रहा है, और यहाँ कोई बिजनेस एक्टिविटी भी नहीं हो रहा है। तो सरकार क्या करती है, इस एरिया को डिक्लेयर कर देती है SEZ। जहाँ SEZ डिक्लेयर हुआ, अब ये कॉमर्शियल कानूनों के लिए, याद रखना, नॉर्मल कानून के लिए नहीं, कॉमर्शियल कानून। कॉमर्शियल कानून का मतलब जो टैक्स से जुड़े हुए कानून है ना, है ना? ट्रेड एंड टैक्सेस के जो कानून है, सबसे अच्छा ट्रेड एंड टैक्सेस बोलो ना। ट्रेड का मतलब बिजनेस, टैक्सेस का मतलब टैक्स। ट्रेड एंड टैक्सेस लॉस के लिए ये माना जाएगा फॉरेन टेरिटरी। क्या माना जाएगा? फॉरेन टेरिटरी। फॉरेन टेरिटरी का मतलब ये है कि अब यहाँ पे जो भी बिजनेसमैन होंगे, बिजनेस करेंगे, माना जाएगा वो फॉरेन में बिजनेस कर रहे हैं। और भारत का जो टैक्सेशन लॉ है, चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्स लॉ हो चाहे डायरेक्ट टैक्स लॉ हो, वो भारत में लगेगा ना, भारत के बाहर तो नहीं लगेगा। तो टैक्सेशन लॉ की नज़र से ये क्या हो गया, फॉरेन कंट्री। और फॉरेन कंट्री होने की वजह से टैक्सेशन लॉ इनके ऊपर लगता ही नहीं है। तो इसका मतलब ये जीरो टैक्स एरिया हो गया। क्या हो गया? जीरो टैक्स एरिया। अब जीरो टैक्स एरिया के लालच में बहुत सारे बिजनेसमैन यहाँ पहुंच जाएंगे कि यहाँ जाके बिजनेस करूंगा, और इससे क्या होगा, ये एरिया भी डेवलप हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर, बताइए। तो इसको बोलते हैं फॉरेन टेरिटरी, और बाकी जो बच गया उसको बोलते हैं डोमेस्टिक टैरिफ एरिया। टैरिफ का मतलब टैक्स। तो मतलब बाकी एरिया में तो लगेगा ना, नॉर्मल टैक्स लगेगा ना भाई, लेकिन SEZ पे क्या नॉर्मल टैक्स लगेगा या जीरो टैक्स? जीरो टैक्स क्या बोल के कि ये तो भारत है ही नहीं। तो जब भारत नहीं है तो भारत का टैक्सेशन कानून यहां लगेगा क्यों? क्लियर है जी? अब जरा ध्यान से सुनिएगा। SEZ समझ में आ गया पहले आपको? ठीक है जी। अब SEZ में ही, SEZ एरिया जैसा ही अब लोग ऐसे बनाते हैं। देखो, जैसे मालूम चला ये इंडिया है, मान लो इंडिया में एक एरिया ऐसे डिक्लेयर कर दिया। अब इसमें डिक्लेयर कर दिया, जैसे आपने वो सुना होगा थोड़ा, वो जो बच्चा पढ़ा है, जैसे बोल दिया इतने में ये SEZ है। मालूम चला SEZ के अंदर ही इन्होंने ऐसे बना दिया, मालूम चला ऐसे बना दिया कि मालूम चला EOU है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, है ना? यहीं पे मालूम चला सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, है ना, हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क,
बायोटेक्नोलॉजी पार्क, सुना होगा ये सब, है ना। ये सारे के सारे क्या होते हैं, स्पेसिफिकली डेलिनेटेड एरिया, मतलब एक एरिया बना दिया, वहां पे वैसे ही कंपनी होगी। जैसे अब मैंने बोला एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, तो सिर्फ में एक्सपोर्ट करने वाली कंपनीज यहाँ रहेंगी। मैंने बोला सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, तो सिर्फ सॉफ्टवेयर वाली कंपनी यहाँ रहेंगी। हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, तो सिर्फ हार्डवेयर कंपनी बनाने वाली रहेंगी। बायोटेक्नोलॉजी पार्क, तो बायोटेक्नोलॉजी वाली रहेंगी। क्लियर है। तो उसी ढंग से ये लोग क्या करेंगे, जैसे मालूम चला यहाँ से यहाँ तक एक एरिया काट दिया और इसका नाम रख दिया IFSC। क्या नाम रख दिया, IFSC। और IFSC भी एक तरीके से SEZ ही माना जाता है। IFSC भी क्या माना जाएगा, SEZ। लेकिन SEZ देखो बहुत तरीके के है। एक नॉर्मल SEZ जिसमें हर कंपनी घुस गई, एक SEZ में EOU है, SEZ में STP है, HTP है, BTP है। इसी तरीके से SEZ एक ऐसा बनाया जहां से क्या है, IFSC, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। नाम से लग रहा है, एक तो यहाँ पे सिर्फ फाइनेंशियल सर्विसेज वाली कंपनी रहेंगी, जैसे बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वेंचर कैपिटल फंड्स, असेट मैनेजमेंट कंपनीज। ये सब पढ़े हो ना तुम लोग, सिक्योरिटी लॉ में पढ़े हो ना। सिर्फ यहाँ पे कौन से कंपनीज होंगी, फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनीज होंगी। और वर्ड लग गया इंटरनेशनल, इसका मतलब ये एरिया ऐसा है जो लॉ के नज़र में क्या माना जाएगा, फॉरेन टेरिटरी, और यहाँ से आराम से फॉरेन के साथ ट्रांजैक्शन हो सकेगा। फिर वही बात, चूंकि ये भी एक तरीके का SEZ है, तो जो SEZ का फायदा होता है कि टैक्स न्यूट्रल होता है, तो ये भी टैक्स न्यूट्रल होगा, है कि नहीं। तो बताइए SEZ बहुत तरीके के होने लगे हैं। नॉर्मल SEZ, EOU एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, बायोटेक्नोलॉजी पार्क, और एक नया आजकल क्या आ गया है, IFSC। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, पहले बताओ आप। D2H वाले बच्चे को दिक्कत होगा तो पूछना, पहले तुम्हें समझ में आया जो मैंने बोला। तो IFSC एक ऐसा SEZ है जहां पे क्या होगा, ओनली फाइनेंशियल सर्विसेज के लोग वहां पर होंगे, और वो ज़्यादातर ध्यान किस पर देंगे, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज पे ध्यान देंगे। अच्छा बताओ, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस पर ध्यान देने से क्या फ़ायदा होगा। फाइनेंशियल सर्विस का मतलब पैसे से जुड़ा हुआ सेक्टर, तो क्या इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस का मतलब भारत में इस एरिया के थ्रू काफ़ी पैसा आएगा, बोलो काफ़ी पैसा आएगा। और इस एरिया में ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस बैठेंगे जो ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल सर्विस के होंगे, और यहाँ बैठ के चूंकि टैक्स न्यूट्रल एरिया होगा तो वो अपना भी भला करेंगे और देश का भी भला होगा, क्योंकि ये एरिया भी डेवलप हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। आज जितने भी फॉरेन बैंक्स होंगे, या फॉरेन वेंचर कैपिटल फंड्स होंगे, या फॉरेन इंश्योरेंस कंपनीज होंगी, वो बताओ ये DTA में लगाना चाहेंगे अपना बिजनेस, या IFSC में लगाना चाहेंगे। IFSC में लगाना चाहेंगे, क्योंकि उनको किसका फायदा मिलेगा, टैक्स न्यूट्रल एरिया मिलेगा, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। आप स्पेसिफिक एरिया है, देखो जैसे मेरा तो हमेशा मांग रहा सरकार से, जैसे आप लोग EOU, STP, HTP, BTP ये सब बनाते हो, ऐसे स्पेशल ये आप बनाइए स्पेशल एजुकेशन जोन। क्या बनाइए, स्पेशल एजुकेशन जोन। वहीं पर सारी यूनिवर्सिटीज़ हों, वहीं पर सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हों, और वहीं पर पार्क बने, वहीं पर बच्चों के हिसाब से सब कुछ बने। बच्चा वहाँ पर अपना सुबह सुबह जाए, अपने प्रेफर्ड बिल्डिंग में गया, वहाँ कोचिंग पढ़ा और अपना घर आ गया। पार्किंग की सुविधा हो, सब कुछ सुविधा। इतना अच्छा नहीं होना चाहिए सारे किताब की दुकान वहीं पर हो, सारे स्टेशनरी की दुकान वहीं पर हो। नहीं, ये बताओ ये ज़्यादा अच्छा होगा कि नहीं अच्छा होगा, पहले बताइए आप। लेकिन सरकार इसके बारे में एकदम नहीं सोचता है। आज लक्ष्मी नगर में इस बिल्डिंग में, इस खोपचे में, उधर इधर इधर छोटे छोटे कोचिंग खुला हुआ है। इससे अच्छा है कि क्या होता है कि स्पेशल एजुकेशन जोन बनता। मान लो नोएडा में बनाया था, ग्रेटर नोएडा में बनाया था, हम सारे के सारे लोग वहीं चले जाते, कितना बढ़िया रहता है कि नहीं। बच्चों के लिए भी लक्ष्मी नगर और ये नगर और वो नगर ढूंढने की जरूरत नहीं, एक ही जगह गया, 100 कोचिंग वहीं पर है, 100 कोचिंग का डेमो वहीं पर ले लिया, उसमें से जो सेलेक्ट किया वहीं पढ़ा शांति से। ना अनफेयर ट्रेड कंपटीशन होगा लोगों के बीच में, ना पैम्पलेट बांटने वाला कोई होगा, ना मारपीट होगा, ना ये होगा, ना पोस्टरबाजी होगा। कितना बढ़िया होगा बताओ। लेकिन सरकार का नज़र इसमें है ही नहीं। खैर जो भी है, आज IFSC तो यहाँ तक तो बना दिया, आने वाले समय मुझे लगता है स्पेशल आपका एजुकेशन जोन भी ये लोग बना देंगे, है ना। तो IFSC समझ में आ गया। तो चलो इसको उतारना तो उतार लो जल्दी से। कहाँ उतारे, है ना। तो तुम लोग नहीं लाए हो एडवांस और नॉलेज, गलत काम किया। देखो बच्चा सब लाया, देखो तो कहीं तो लिख लो, फोटो तो खींच लो कम से कम, आज तो करा ही लोगे। दिस चैप्टर इज ओनली फॉर न्यू सिलेबस, याद रहेगा। हटाऊं क्या, फोटो खींचा।
अब इसका फुल फॉर्म नहीं समझोगे, EOU क्या होता है, STP, HTP, BTP हैं। चलो जब वीडियो पढ़ोगे तो समझ लोगे हैं। एक बार तो फिर से वीडियो पढ़ोगे ना, अगर नोट्स नहीं है तुम्हारे पास तो बाद में तो एक बार फिर से पढ़ना ही पड़ेगा ये वीडियो। चलो आ जाओ, लाइन बाय लाइन पढ़ें। अब एक काम करना, बस सुनो सुनो सुनो, ये एक बार पढ़ जाओ प्लीज। ये इंट्रो है ना, जोर जोर से पढ़ो जरा। IFSC जो जुरिडिक्शन, जुरिडिक्शन मतलब एरिया, लिखो विथ हाई कंसंट्रेशन ऑफ ओनली क्या, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब सच एज बैंक, स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट एंड रिलेटेड एंटिटीज, इंश्योरेंस फर्म है ना, फंड मैनेजर्स, फिनटेक फर्म्स, ये सब। फिनटेक समझते हो, फाइनेंशियल में टेक्नोलॉजी जोड़ दो क्या बन जाएगा, फिनटेक। क्यों आजकल मोबाइल ऐप बैंकिंग जो हो रहा है वो फिनटेक नहीं है? नहीं समझे? क्या लगता है आजकल कंपनीज फिजिकल ब्रांचेज ज़्यादा बना रही हैं या ऐप ज़्यादा बना रही हैं? ऐप ज़्यादा बना रही हैं, सारा का सारा काम तो ऐप से हो जा रहा है आज। तो आजकल क्या वर्ड चलने लगा है, फिनटेक। चलो जल्दी बताइए, यहाँ पर जनरली फाइनेंशियल सर्विसेज हम दोनों को देते हैं, नॉन रेजिडेंट को भी और रेजिडेंट को भी। चूंकि इंटरनेशनल वर्ड है तो ज़्यादा ध्यान किधर है, हमारा नॉन रेजिडेंट पर है। किसे है, नॉन रेजिडेंट पे। क्लियर है? ठीक, चलो अब जरा ध्यान से सुनिएगा आप। अब आ जाओ, एक बात बताइए, IFSC क्यों बनाया जाता है? एक स्पेसिफिक एरिया बनाने से क्या फ़ायदा होगा, वो शांति से वहीं पर काम करेंगे और उससे क्या होगा, एक तो फाइनेंशियल इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब बताओ, तो बोलते चलो मेरे साथ साथ। इनोवेशन का क्या मतलब होता है, नई चीज़ों को खोजना। और चूंकि इंटरनेशनल है तो इसलिए क्या नाम हो गया, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन को क्या करेंगे, फैसिलिटेट करेंगे। तो ये देखिए, कस्टमर्स अपने जुरिडिक्शन के भी और अपने बाहर के जुरिडिक्शन के भी। अब चूंकि इंटरनेशनल वर्ड है तो ज़्यादातर इनका ध्यान कहाँ रहेगा, आउटसाइड द जुरिडिक्शन। याद रहेगा, मैंने बता ही दिया। इसके अंदर जो फ्लो ऑफ फाइनेंस होगा या फ्लो ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट और सर्विसेज होगा वो क्या होगा, अक्रॉस बॉर्डर्स। क्लियर है जी? अब इसमें सब कुछ होंगे, अभी तुम पूरा चैप्टर पढ़ोगे ना तो तुम्हें समझ में आएगा। जब बोलते हैं ना इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज, तो फाइनेंशियल में क्या क्या चीज़ आता है, तो बेसिकली बैंकिंग आएगा, इंश्योरेंस आएगा, पेंशन आएगा, है ना, उसके बाद स्टॉक मार्केट आएगा। ये हो गया ना चार, बोलो कौन कौन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, पेंशन और स्टॉक मार्केट। बात समझ में आ गया? चलिए जी, अब लिखना चाहो तो कहीं लिखा भी देता हूँ, चार जो मेन है ना, शुरू में लिख लो ज़्यादा अच्छा है। बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, पेंशन हो गया और स्टॉक मार्केट हो गया। ये चार मेन है। अच्छा ये बताओ, चारों का रेगुलेटर कौन कौन है आज तक? अभी मत फोटो खींचना, पहले रुक जाओ। बैंक का कौन है, इंश्योरेंस का IRDA, पेंशन का PFRDA, नाम सुनो ना, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, और स्टॉक मार्केट का SEBI। तो ये लॉ जो है ये बेसिकली ये चार रेगुलेटर्स को मिला के एक रेगुलेटर बनाया जाएगा, जिस रेगुलेटर का नाम होगा IFSCA, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी। ठीक है, तो इसका मतलब समझ में आ गया, ये चार रेगुलेटर को मिला के एक रेगुलेटर बनाया जाएगा। इससे क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि चार तरीके के लोग यहाँ काम करते हुए नजर आएंगे। बोलो कौन कौन, बैंक, इंश्योरेंस, पेंशन, स्टॉक मार्केट, और ये इसके अलग अलग चार रेगुलेटर्स होते हैं। लेकिन IFSCA इन चारों का मिक्स्ड रेगुलेटर है। लेकिन ये ना IFSCA सिर्फ कहाँ पर इसका जुरिडिक्शन होगा, ओनली इन IFSC, बस वहीं तक ना, IFSC तक ही उसका रहेगा। तो डोमेस्टिक अगर ये चार सेक्टर्स होने हैं तो चार रेगुलेटर मिलते हैं, और अगर IFSC में चार काम होगा तो एक ही रेगुलेटर है, कौन, IFSCA। याद रहेगा? ठीक है, तो जो बैंकिंग में या इंश्योरेंस में या पेंशन में या स्टॉक मार्केट की ऐसी कंपनीज जो चाहती है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करना, तो मेरा मानना उसको अपना सेंटर कहाँ खोलना चाहिए, IFSCA में खोलना चाहिए। याद रहेगा? कोई दिक्कत? चलो हटाऊं क्या, हटाऊं? चलो अब आ जाओ, चलो हेडिंग देखते जाओ। अब तुम लोगों को मैं बताता हूँ, भारत में अभी तक सिर्फ एक IFSCA बना है ना? कितना बना है? सिर्फ एक ही IFSC बना है। एक ही क्या बना है? IFSC। उसका नाम है गिफ्ट।
अब गिफ्ट का क्या फुल फॉर्म है दिखाता हूँ। ये देखो, देख रहे हो ये बिल्डिंग सब, ये सब वहीं का है, गुजरात में बना है ये, है ना। और इतना हाईटेक है और इतना हाईफाई है कि तुम सोच नहीं सकते हो। काश हम लोग के लिए स्पेशल एजुकेशन जोन में ऐसी ऐसी बिल्डिंग्स बन जाए। अब मेरा टॉप फ्लोर पे हो, है ना, अब मैं छत पे पूरा वो घास बिछा के अब बच्चों को अपना मौका दूँ पार्क में बैठने का, बच्चा क्लास में कम पार्क में ज़्यादा, है ना। अच्छा ऐसा बन जाए तो अच्छा नहीं रहेगा? चाहे जितना भी दूर बना दीजिए आप, लेकिन बनाइए ना, देखिए बच्चे पहुँचेंगे, है कि नहीं, पहले बताओ आप। तो ये तो गजब बन रहा है वहाँ पे, है कि नहीं। और ये गुजरात में बन रहा है, तो जानते हो भाई आजकल तो गुजरात ट्रेंडिंग है इस देश में, है ना। और आज से नहीं, बहुत पहले से ट्रेंडिंग है। तो जो बन रहा है गुजरात में ही बन रहा है। तो गुजरात में इतना हाईफाई बनाया है कि अभी रोहित सर पढ़ाते हैं ना CSWT में, रोहित सर बता रहे थे उनका गुजरात में शायद ससुराल है कि क्या है, तो जाते रहते हैं वहाँ पे। तो बताते हैं मुझे कि सर यहाँ पर क्या है, ये जितने भी एरिया है ना, इसमें जो भी बिल्डिंग्स बनी है, इसमें कूड़ा जो होता है ना, कूड़ा डालने का क्या तरीका है कि आपके फ्लोर पे ही या आपके रूम में ही, आपके फ्लैट में ही एक जगह बना हुआ है, उस जगह में आप ऐसे डाल दीजिए, वो अपने आप ट्रैवल होकर चला जाएगा कहाँ पे, जहाँ पे उसको पहुँचना है। और हम लोग के यहाँ, है ना, कौन कौन गाना बजता है? कचरा निकाल, कूड़ा वाला आया कचरा निकाल, ये गाना है। गाना क्या है? नहीं नहीं, वो नहीं, कचरा निकाल वाला एक गाना नहीं चलता रहता है, कूड़े वाला आया चल कचरा निकाल। हाँ है ना, कचरा निकाल। हम चला कचरा लेडी सब उठा के फेंकती है कहीं और लगता है कहीं और, आधा तो इंटरनेट के तार पे लटका रहता है, देखा होगा। तो बताइए, आप बताओ क्या ऐसी फैसिलिटी आप नहीं चाहते हो? तो जो नई सिटीज़ बन रही, न्यू एज सिटीज़ बन रही हैं, उसमें बहुत अच्छी चीज़ें बन रही हैं। तो ये देखिए, आप बिल्डिंग सब नहीं देख रहे हो, देखो क्या हाईफाई बना के रखा है। अच्छा इसमें बताओ, इस बिल्डिंग सब में कौन कौन कंपनीज होंगी? बस वही चार, बोलो कौन? बैंकिंग, इंश्योरेंस, पेंशन और स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई कंपनीज होंगी, है ना। ये देख लीजिए, आप देख लीजिए, देख लीजिए, है ना। अब आप देखो, ये दिखा दिया, देखो यहाँ लिखा फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी लिखा हुआ ना पूरा, ये देख लीजिए आप, ये देखो ऊपर से यहाँ पे जो जो। अच्छा बताइए, आप मान लो, सुनो, तुम लोग CS बनोगे, मान लो किसी बैंक में नौकरी मिल गया, और बैंक का ब्रांच कहाँ है? गिफ्ट में, तो तुम्हारा फ्लैट भी तो वहीं होगा। अरे तो गिफ्ट में जो लोग नौकरी करेंगे तो उनका फ्लैट कहाँ होगा? गिफ्ट एरिया में ही होगा ना। सिर्फ ऑफिस थोड़ी बनाया गया, रेजिडेंशियल एरिया भी बनाया गया ना। अच्छा इंडियन रेलवे के जो स्टाफ काम करते हैं उनका रेलवे कॉलोनी होता है कि नहीं होता है? तो फिर तो यही सब देखिए, इतना हाईफाई बनाया है कि आप क्या कह सकते हैं। देखिए आप, टाइम लगे तो लगे, लेकिन आज मैं फ़ोटो दिखा के छोड़ूंगा तुम लोग, क्योंकि बहुत हाईटेक बनाया, मतलब मन खुश हो गया मुझे देख के, ये सब कि ऐसा ऐसा हो रहा है। देख लीजिए आप, ये देखिए गिफ्ट के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है ना। ये देखो लिखा है ग्लोबल फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजी हब, ये सारी चीज़ें लिखी हुई है ना यहाँ पे। देखो बोला टेक अ टूर, टूर कर ही लेते हैं, ऑनलाइन टूर हो रहा है, देख लो। एक बार यहीं ले चलिए आप, उसमें किसमें? फेयरवेल में। अभी ये बन ही रहा है, मतलब अभी और ये डेवलप हुआ जा रहा है। देखिए उसी में बोर्ड मीटिंग करने के लिए जगह होगा, सब कुछ होगा, है ना। देखो IIT है, IIT का मतलब कुछ हो सकता है वहाँ खुल जाए, है ना। RBI दिखाया, स्टॉक एक्सचेंज भी है यहाँ पे, देख लो ये स्टॉक एक्सचेंज है। कौन सा स्टॉक एक्सचेंज है सर? इनका स्टॉक एक्सचेंज अलग होता है, ये BSE NSE नहीं, इनका अलग स्टॉक एक्सचेंज है, इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अरे BSE NSE क्या इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज है क्या? लेकिन यहाँ एक इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज बनाया जाएगा, लेकिन ओनली फॉर IFSC वाली कंपनीज का लिस्टिंग होगा ना, ये भी तो समझो। देखा, हो गया टूर की, और करोगे? और हो गया, बंद हो गया, है ना। चलिए जी, हो गया, बहुत हो गया। आइए हेडिंग बोलो जल्दी से, बैकग्राउंड ऑन कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटी सेक्टर इन IFSC। तो सुनो, मैंने बोला था ना, यहाँ कैपिटल मार्केट और सिक्योरिटी सेक्टर वाले भी रहेंगे। कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटी सेक्टर का मतलब शेयर मार्केट। तो क्या शेयर मार्केट की कंपनी भी यहाँ रहेंगी? यस। अरे शेयर मार्केट भी तो फाइनेंशियल सेक्टर ही है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ मैं टिक लगा रहा हूँ, टिक लगाते जाना, क्योंकि इतना बड़ा हेडिंग लिखा हुआ है, इसमें तुमको मेन किसको देखना है? कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटी सेक्टर। आई, अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग जनरली डोमेस्टिक शेयर मार्केट में क्यों जाते हो? बताओ। क्योंकि उनको चाहिए पैसा, कंपनी को क्या चाहिए? पैसा। कौन सी कंपनी को? इंडियन कंपनीज को क्या चाहिए? बोलो,
पैसा। तो अब इंडियन कंपनी को पैसा मिलेगा, लेकिन इस बार पैसा कहाँ से मिलेगा? अरे आईएफएससी में बाहर के लोग आए होंगे ना, तो वो पैसा देंगे। एक तो भाई ये फायदा हो गया। दूसरा, क्या एक बात बताइए, ये एक गेटवे बनेगा जिसके थ्रू फ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल इनटू इंडियन कैपिटल मार्केट आएगा। यस, मतलब आज भारत के बाहर की कोई भी कंपनी अगर भारत में पैसा डालने आएगी तो क्या वो भारत के अलग अलग जगह पे जाना चाहेगी या सीधा गिफ्ट में एंट्री मारेगी? सीधा गिफ्ट में। गिफ्ट का फुल फॉर्म क्या भी बताऊंगा, ठीक है ना। सीधा गिफ्ट में एंट्री मारेगा, सोचेगा वहां जाऊंगा तो क्या रहेगा, टैक्स जीरो हो जाएगा, तो क्यों ना उधर ही जाऊं। इसका मतलब भारत को ज़्यादातर फॉरेन कैपिटल कहाँ से मिलेगा? गिफ्ट के थ्रू मिलेगा। आइए अब जरा ध्यान से सुनो, जो जितने भी फंड कहाँ पर सेटअप होंगे आईएफएससी में, वो किससे पैसा लेके इकट्ठा करेंगे? बोलो, फॉरेन इन्वेस्टर से पैसा लेके इकट्ठा करेंगे, एनआरआई से पैसा लेके क्या करेंगे? इकट्ठा करेंगे। अब वही पैसा फिर कहाँ खर्च होगा? सिक्योरिटीज मार्केट इन इंडिया। तो बाहर वाले लोगों से पैसा लेके भारतीय मार्केट में लगाया जाएगा। तो एक तरीके से गिफ्ट जो है वो हमारे लिए क्या हो गया है? एक गेटवे हो गया जिसके थ्रू फॉरेन का पैसा भारत में आ सकता है। आइए अगला, एक बात बताइए, क्या ये लोग ये जो स्टॉक एक्सचेंज मैंने बोला ना आईएफएससी में स्टॉक एक्सचेंज भी अलग से होगा, क्या अलग से जो स्टॉक एक्सचेंज यहाँ लिखा भी हुआ नीचे देख लो, इंडिया इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज ये खुला है अभी, मतलब 3 स्टॉक एक्सचेंज खुल चुके हैं। कहाँ? आईएफएससी में। दूसरा एनएससी आईएफएससी, पता चली कि एनएससी ने अपना एक प्लेटफॉर्म खोल दिया इसका मतलब। और तीसरा बोलो इंडियन इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज। क्या होता है बुलियन? बुलियन नहीं जानते हो? ये जो पहना हुआ है, ये अंगूठी में ये जो पहना हुआ है ना, ये क्या कहते हैं इसको? रत्न कहते हैं? क्या कहते हैं इसको जो पहनते हैं? स्टोन, रत्न, सब है ना। एक्चुअली नॉर्मल स्टोन बोलोगे तो लोग लगे पत्थर, लेकिन इसको स्टोन ना कह के बुलियन कहोगे तो समझ में आएगा। बुलियन नहीं समझते आप? जेम्स, जेम्स समझते हो? क्या होता है जेम्स? हीरा, और उसी में आता है ना हीरा, नग और क्या क्या चीज सब आता है, मोती, पन्ना है, रूबी, जो भी है समझ लो, नीलम। नहीं सुना? नहीं पहनते हैं लोग, नीलम भी पहनते हैं, है ना। और क्या क्या होता है बताओ? तुम लोग भी तो पहने होंगे जिससे तुम लोग गुस्सा कमाए। कुछ नहीं पहने हो तुम लोग? अच्छा चलो ठीक है। कोई तो अंगूठी पहना होगा इस क्लास में? कोई नहीं पहना? कहा सीधा हम एक ही अंगूठी पे टारगेट है सर, है ना। सीधा वो अंगूठी पहनेंगे, क्या बोलते हैं उस अंगूठी को? वेडिंग रिंग है। चलिए, बुलियन उसी से वो कहते हैं। बुलियन का मतलब हीरा मोती सब नहीं होता है, सब क्या बोलते हैं? बुलियन। क्लियर है? चलो आ जाओ भाई। तो बताओ 3 स्टॉक एक्सचेंज है, तो क्या एक बात बताइए, जो इंडियन कॉर्पोरेट्स हैं, इंडियन कॉर्पोरेट मतलब सिर्फ कॉर्पोरेट्स हैं या बैंक्स और जो पीएसयू है वो भी? ये पीएसयू हो गया ना। कौन सा पीएसयू? सेंट्रल पीएसयू। ये सारे के सारे लोग पैसा रेज भी कर सकते हैं और लिस्टिंग भी करा सकते हैं। क्या चीज़ की लिस्टिंग? फॉरेन करेंसी बॉन्ड, एफसीसीबी, एफसीईबी पढ़ा होगा तुम लोगों ने इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट चैप्टर में। और दूसरा मसाला बॉन्ड्स का, ये कौन सा बॉन्ड है? मसाला बॉन्ड है। ये ऐसा बॉन्ड होता है जो बेचा जाता है, लिखना तो कहीं लिख लो। मसाला बॉन्ड कौन सा बॉन्ड होता है? तो ऐसे तुम लोग पढ़ाऊंगा किसी न किसी चैप्टर में, लिख लीजिए। मसाला बॉन्ड्स आर द बॉन्ड्स, मसाला बॉन्ड्स आर द बॉन्ड्स, लिखो। मसाला बॉन्ड्स आर द बॉन्ड्स, मसाला बॉन्ड्स आर द बॉन्ड्स, लिखा। मसाला बॉन्ड्स आर द बॉन्ड्स which are sold in international market, which are sold in international market but denominated in Indian currency, but denominated in Indian currency, but denominated in Indian currency। बेचा जाएगा भारत के बाहर पर डेनोमिनेटेड होगा किसमें? इंडियन करेंसी में। तो इंडियन कनेक्शन होने की वजह से इंडिया ज़्यादा किस नाम से जाना जाता है भारत के बाहर? मसाले के नाम से। इसका नाम क्या रख दिया? मसाला बॉन्ड। याद रहेगा? लिख लिया मसाला बॉन्ड के बारे में। चलिए जी, अब बताओ आईएफएससी का क्या क्या फ़ायदा बताओ। तुमको गिफ्ट सिटी दिखा दिया ना मैंने। चलो आईएफएससी का फ़ायदा बताओ, जल्दी से बताओ। पहला, ये किस में भागीदार बनता है? ग्रोथ ऑफ व्हाट?
इंटरनेशनल कैपिटल, इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। दूसरा, क्या ये प्राइवोटल रोल प्ले कर रहा है फाइनेंशियल ग्लोबलाइजेशन में? क्या होता है फाइनेंशियल ग्लोबलाइजेशन? फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनीज यहाँ की वहाँ जाए, वहाँ की यहाँ आए, ये ना। उसके बाद क्या भारत का सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ को भी बढ़ाता है? यस। कैसे बढ़ाता भी पता चलेगा। चलिए आगे। अब देखो बहुत जगह पे क्या बना है, IFSC बना है, जैसे दुबई में बना हुआ है, अबू धाबी में बना है, कतर में बना है ना। कतर बोलते हैं, कटर बोलते हैं, कतर ही तो बोलते हैं। कतर एक सेक्टर में बनाया गया है और भारत ने भी बना ही दिया। भारत का इकलौता है, मेडन का मतलब, मेडन का मतलब इकलौता। भारत में अभी बस एक ही है, बस एक ही है ना, इकलौता, इकलौता है। और बताओ गिफ्ट का फुल फॉर्म बोलो। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी। बोलो फुल फॉर्म बोलो, गिफ्ट का फुल फॉर्म बोलो। देखो यही था ना, ये यही है ना, ये जो दिखाया था यही तो है तुम्हारा, यही है गिफ्ट। क्या है? गिफ्ट। ठीक है, चलिए जी। जरा देखे तो गिफ्ट का फुल फॉर्म बोलो फिर से। चलिए ये बताइए, मैंने बताया था ना जो IFSC है वो भी एक तरीके का SEZ ही है। बताओ किस एक्ट के अंदर बनाया गया है? SEZ एक्ट के सेक्शन नंबर 18 में बनाया गया। तो इससे क्या पता चलता है कि IFSC भी एक तरीके से क्या है? SEZ ही है। बस कैसा SEZ है? इसमें हर कंपनी आ जाएगी या ओनली फाइनेंशियल वाली? फाइनेंशियल का मतलब चार, बोलो कौन कौन? बैंक, इंश्योरेंस, पेंशन, स्टॉक मार्केट, ये है ना। चलो आ जाओ, अब जरा देखते हैं। आइए बताओ तो ये कब शुरू हुआ, ये तुम्हारा बिजनेस कब शुरू किया ये गिफ्ट? बोलो। 2015 में शुरू किया। चलिए अब जल्दी जल्दी बोलते जाओ कि अगर आप भारत के गिफ्ट IFSC में अपना बिजनेस लगाते हो तो क्या क्या फ़ायदा मिलेगा। तो देखो सबसे पहला फ़ायदा तो तुमको मिलेगा, SEZ होने के वजह से जो फ़ायदा मिलना हो तो मिलेगा ही। तो पहला फ़ायदा क्या हुआ, किसकी वजह से? SEZ की वजह से। SEZ का तो जो फ़ायदा है वो फ़ायदा होगा ही ना। उसके बाद कुछ और भी बेनिफिट मिलेंगे जो स्पेशल है ओनली फॉर IFSC। तो बताओ बेनिफिट कितने हुए? दो वाले, बताओ कौन कौन सा बेनिफिट? बेनिफिट हो गए दो, SEZ वाले और अदर बेनिफिट स्पेशली फॉर, बोलो, IFSC। लिख लो। तो अब मैं तुम्हें लिस्ट दिखाऊंगा, कौन? SEZ का बेनिफिट वाला या अदर बेनिफिट्स वाला? अदर वाला ना, SEZ का तो जानते ही आप। ठीक है, लिख लिया ये? क्या लिखा? अदर बेनिफिट स्पेशली फॉर IFSC। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखो अदर बेनिफिट जो है वो देखते जाना, ठीक है, स्पीड में देखते जाओ। तो इधर देखो, पहला, पहले इनकम टैक्स में देखते हैं। कहाँ देखते हैं? इनकम टैक्स, है ना, 1-1 लिख रहे हो ना। ठीक है, इनकम टैक्स, इनकम टैक्स में देख लो सबसे पहले ये किसके लिए बेनिफिट्स है? यूनिट्स जो लगेंगे वहाँ, ये किसके लिए है? इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्ट करेंगे। पहला यूनिट्स के लिए 100% टैक्स एग्जम्पशन मिलेगा आपको 10 साल तक। अच्छा, इसमें एक अच्छी बात है कि लगातार 10 साल नहीं, 15 में से कोई भी 10 साल चुन सकते हो। तो 10 साल तो वही चुनोगे जिसमें सबसे ज़्यादा इनकम हुआ होगा और सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स लग रहा होगा तो उसी को चुन लोगे। तो किसी भी 15 में से किसको चुन लीजिए? 15 में से 10 को चुन लीजिए, आपको 100% इनकम टैक्स का एग्जम्पशन मिल जाएगा, मतलब इनकम टैक्स लगेगा ही नहीं। ये पहले समझ में आ गया, ये भी एक ही है ना। दूसरा, जो तुम्हारा मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स होता है या ऑल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स, ये क्या होता है कि चाहे प्रॉफिट हो ना हो टैक्स देना ही पड़ता है। तो नॉर्मल कंपनी के लिए कुछ और रेट होगा, इनके लिए कितना परसेंट है? बस 9%। ठीक है, कोई दिक्कत? तो बताइए मैट का परसेंटेज कम है, जैसे नॉर्मल कंपनी के लिए शायद 10% कितना है, इनके लिए कितना है? सिर्फ 9। चलो और देखो आप, उसके बाद जो भी डिविडेंड आप देंगे, जो भी डिविडेंड आप देंगे, देखो डिविडेंड पे टू शेयर होल्डर, याद रखिएगा वो टैक्स्ड होगा इन द हैंड ऑफ शेयर होल्डर, नॉट इन द हैंड ऑफ यूनिट। मतलब यूनिट के ऊपर टैक्सेबल नहीं होगा, मतलब यूनिट के ऊपर इसका मतलब CDT नहीं लगा। क्या नहीं लगा? नो CDT। क्या होता है CDT? कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स।
तो जो भी आप डिविडेंड दोगे, डिविडेंड पे टैक्स कौन देगा? शेयर होल्डर देगा, ना कि आप देंगे। तो ये यूनिट का फायदा हो गया ना, ये यूनिट्स का फायदा हुआ ना, यूनिट को टैक्स देने की जरूरत नहीं। अब आओ बेनिफिट फॉर इन्वेस्टर। पहला, जो भी इंटरेस्ट इनकम मिलेगा उनको, इंटरेस्ट इनकम किस में मिलेगा? उस पर उन्होंने मनी किसको दिया था? आईएफएससी यूनिट को दिया था। तो आईएफएससी यूनिट को लोन दिया था, लोन पे आईएफएससी ने उनको क्या दिया होगा? इंटरेस्ट। वो इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा नहीं। ये बात समझ में आ गया? उसके बाद लॉन्ग टर्म बॉन्ड या रुपी डेनोमिनेटेड बॉन्ड है ना, उसके ऊपर अगर जो टैक्स लगना है, टैक्स सिर्फ कितना लगेगा? 4%। हो सकता है नॉर्मल कंपनी के लिए ज़्यादा टैक्स लग रहा हो। क्लियर है? उसके बाद आप स्पेसिफाइड सिक्योरिटी, अब स्पेसिफाइड सिक्योरिटी क्या होता है नीचे लिखा हुआ है। स्पेसिफाइड सिक्योरिटी को अगर आप बेचोगे, देखो कैसी सिक्योरिटी है वो, लिस्टेड है कौन से स्टॉक एक्सचेंज पे? आईएफएससी स्टॉक एक्सचेंज पे। नॉन रेजिडेंट ने, है ना, नॉन रेजिडेंट, देखो बायर नॉन रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट जब भी शेयर का खरीद बिक्री करेगा, सिक्योरिटी का खरीद बिक्री करेगा, उसको ट्रांसफर माना नहीं जाएगा। अच्छा, जब ट्रांसफर नहीं माना जाएगा तो उसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा, नॉट अप्लीकेबल। कैपिटल गेन टैक्स उनके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। तो देखो इनकम टैक्स छूट गया, और जो तुम्हारा इन्वेस्टर्स उनको कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगा, जो उनको इंटरेस्ट मिला उसके ऊपर टैक्स नहीं लगा। देख ही रहे हो ना। और स्पेसिफाइड सिक्योरिटी का मतलब सब है। देखो कौन कौन है इसमें, कौन है? बॉन्ड है, जीडीआर है, एफसीडीबी है, रुपी डेनोमिनेटेड बॉन्ड है, उसके यूनिट ऑफ ए म्यूचुअल फंड है, यूनिट ऑफ ए बिजनेस ट्रस्ट है, यूनिट ऑफ एआईएफ है, एफसीडीई है, ये सारी चीज़ें। ठीक है जी। इंटरनेशनल है तो करेंसी का भी नाम सब कौन है? इंटरनेशनल, है ना। आइए, तो पहला तो इनकम टैक्स में दिखाया, अब दूसरा कौन दिखा रहा हूं? जीएसटी। 2 लिखो। इनकम टैक्स में समझ में आ गया यूनिट को क्या क्या फायदा और इन्वेस्टर्स को क्या क्या फायदा। अब आओ जीएसटी में। सबसे पहले आपको मालूम है जीएसटी सर्विस पे भी लगता है, तभी तो नाम है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो याद रखिएगा, सर्विस पर जीएसटी, मतलब जो भी आईएफएससी के अंदर यूनिट्स होंगे, उस यूनिट से अगर आप कुछ खरीदोगे या कुछ सर्विस लोगे तो उस पर जीएसटी लगेगा नहीं। तो रिसिप्ड भी और प्रोवाइडेड टू भी। आप सर्विस दोगे तो भी जीएसटी नहीं, सर्विस लोगे तो भी जीएसटी नहीं। लेकिन जो डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में दोगे तो लगेगा। तो इसका मतलब आईएफएससी अगर इंटरनेशनल सर्विस दे तो नहीं लगेगा, लेकिन अगर डोमेस्टिक टैरिफ एरिया वाले को दे तो फिर लगेगा। ठीक है। बाकी एक बात याद रखिएगा, जो भी आईएफएससी स्टॉक एक्सचेंज पर जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसके ऊपर भी क्या नहीं लगेगा? जीएसटी नहीं लगेगा। अब आइए तीसरे नंबर पे, क्या है? अदर स्टेट टैक्स, अदर टैक्स एंड ड्यूटीज, अदर टैक्स एंड ड्यूटीज। आइए, क्या स्टेट भी बहुत बार सब्सिडी दे देता है? जैसे गुजरात गवर्नमेंट ने पक्का दिया होगा कि गिफ्ट सिटी में कुछ भी लगाओगे तो लीज रेंटल, पीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, इन सबों से मैं छोड़ दूंगा, है ना। और भी देख लो, स्टॉक एक्सचेंज पे भी देखिए, आईएफएससी स्टॉक एक्सचेंज पे आपको क्या नहीं लगेगा? एसटीटी नहीं लगेगा, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स नहीं लगेगा, कॉमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स नहीं लगेगा, स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगेगा। अब स्टैम्प ड्यूटी तो स्टेट टैक्स होता है, समझ में आया? तो ये सारे टैक्स नहीं लगेंगे। तो इसका मतलब देखो 3 जगह से तुमको एग्जाम्पशन मिला। पहला बोलो इनकम टैक्स, दूसरा बोलो जीएसटी, और तीसरा बोलो अदर टैक्सेस। यहाँ सबसे आप बच गए ना आप। चलो, अब इसलिए देखो यहाँ पर साफ बोल दिया है कि ये सारे के सारे नील रेट हो जाएंगे। एसटीटी लगेगा नहीं, देख लिया अभी। सीजीटी लगेगा नहीं, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स वही सीडीटी, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स बता दिया नहीं लगता है, कैपिटल गेन भी नहीं लगता, बताया था। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ये सब लगेगा ही नहीं। तो ये सब का रेट क्या हो गया? नील। इनकम टैक्स शुरुआत के 10 साल के लिए नील हो ही गया, जीएसटी लग ही नहीं रहा है, देख ही लिया तुम लोगों ने। तो फायदा ही फायदा है। चलिए अब जरा देखो, जरा ध्यान से बताइए क्या लिखा हुआ है ये? नेसेसिटी फॉर ऑफ आईएफएससी फॉर डोमेस्टिक इकोनॉमी। बताओ डोमेस्टिक इकोनॉमी के लिए क्यों जरूरत है आईएफएससी? तुम तो बोलोगे सर इसमें सिर्फ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होता है, तो डोमेस्टिक को क्या फ़ायदा होगा? डोमेस्टिक को क्या फ़ायदा होगा? पहला सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि देखिए, भारत अब क्या बनता जा रहा है? लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमीज इन अ वर्ल्ड। तो भारत अब पैसिव नहीं रह सकता, भारत को हर चीज़ में क्या रहना है? एक्टिव रहना है कि नहीं? तो इसलिए भाई अगर आप कहोगे कि हमें भी, अब जैसे कहते हैं ना अमेरिका का हर सोचना वो इंटरनेशनल सोचता है। आज देखो वर्ल्ड में कहीं भी झगड़ा होगा तो अमेरिका का रोल हो जाता है।
क्या अमेरिका ये बोलता है कि दो कंट्री झगड़ता रहे, मुझे उससे क्या मतलब? अमेरिका एक तरीके से चौधरी की तरह घुस जाता है बीच में, घुस जाता है ना। तो भारत भी थोड़ा चौधरी बनने के चक्कर में है। तो भारत कह रहा है कि भाई कम से कम इकोनॉमिक वर्ल्ड में हम फास्टेस्ट हैं, और लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने के चक्कर में बन भी गया, टॉप 5 में तो है ही ना हम। मालूम है टॉप 5 इकोनॉमी में इंडिया है। तो टॉप 5 इकोनॉमी में अब हम हैं, तो हम सिर्फ डोमेस्टिक सोचेंगे तो काम चलेगा नहीं। विश्व गुरु बनना है तो विश्व को दिमाग में रख के ही चलना पड़ेगा। तो क्या जो इंटरनेशनल सेंटर्स हैं वो यहाँ नहीं बनने चाहिए? एकदम बनने चाहिए। उसके बाद भारत अपने आप को क्या बनाना चाहता है? सेल्फ सफिशिएंट बनाना चाहता है। क्या बनाना चाहता है? सेल्फ सफिशिएंट बनाना चाहता है। तो सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए भी उसको एक क्या चाहिए? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज का एक सेक्टर चाहिए, है ना। क्लियर है जी? ये समझ में आ गया। चलो दूसरा जरा पढ़ो तो, इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ ट्रांजेक्टरी, इसको पढ़ो। इसमें क्या है? चलिए, भारत का क्या टारगेट है बताओ? यूएस डॉलर कितना? 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। सुना होगा ये बड़ा, जब से मोदी सरकार है तब से ये लोग कहते हैं कि हमें भारत को क्या बनाना है, बताओ जल्दी से। 5 ट्रिलियन। अब उसमें क्या होता है सो सुनो आप। इसमें क्या होता है कि जो दूसरे ऑपोजिशन वाले लोग हैं वो चिढ़ाते रहते हैं इन लोग को। देखा होगा कि एक बार पूछ लिया था कि 5 ट्रिलियन लिखने आता है? अच्छा बताओ, क्लास में कितने लोग हैं जिसको 5 ट्रिलियन लिखने आता है? 5 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं? मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन ऐसे होता है? चलो, कहाँ से मिलियन ही हमें नहीं आता तो कहाँ से बिलियन और कहाँ से, है ना। तो देखिए, ये जरूरी है कि भारत के अंदर जो है सिर्फ मतलब भारत का पैसा रहे या ग्लोबल पैसा भी आए? ग्लोबल पैसा भी आए। ग्लोबल पैसा का तो रूट कौन देगा तुम्हें? यही IFSC सब, है ना। उसके बाद आगे एक और भी है कि जो ब्राइट यंग इंडियन टैलेंटेड हैं वो जनरली क्या करते थे, जब भारत में उनको लगता था कि हमारे यहाँ कोई खास फील्ड नहीं है, क्या चीज़ का, जैसे फिनटेक है। क्या है? फिनटेक। तो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी वाले जो इंजीनियर सब हैं वो सब चले जाते थे दूसरे, जैसे जापान में नौकरी करने लगे, अमेरिका में नौकरी करने लगे, है ना। सुना होगा जैसे तुम्हारा IT का उन लोगों ने बनाया, अमेरिका ने बनाया हुआ सिलिकॉन सिटी, सुना है? सिलिकॉन वैली कहते हैं उसको, नहीं सुना है तुम लोगों ने? सिलिकॉन वैली में ये जो तुम्हारा माइक्रोसॉफ्ट है, ये फेसबुक है, ये इंस्टाग्राम है, या बताओ कौन कौन, ट्विटर है, सब कहाँ पे? सिलिकॉन वैली में है ना, अमेरिका में। तो ऐसे हॉलीवुड वो लोग बनाया, तब ना भारत में बॉलीवुड बना, पहले उन्होंने हॉलीवुड बनाया। तो वो लोग क्या करते हैं, एक तरीके की चीज़ों का एक अलग एरिया बना देते हैं। तो भारत को भी लगा, अब उससे क्या होता था कि भारत के बहुत सारे इंजीनियर कहाँ चले जाते थे? भारत के बाहर। लेकिन अब भारत में गिफ्ट सिटी बन गया है, तो जो फिनटेक से जुड़े हुए इंजीनियर्स हैं उनको बाहर नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है। आप गिफ्ट सिटी में पहुँचो, वहाँ की कंपनी गिफ्ट सिटी में ही आई होगी और वहीं नौकरी करने लगो। भारत में रह के भारत में नौकरी मिल जाएगा, तुमको बाहर जाने की क्या ज़रूरत है। जैसे बार्कलेस फाइनेंस का नाम सुना है? तुम लोग कुछ इस चैप्टर में कुछ भी नहीं सुने हो तुम लोग। जो बार्कलेस फाइनेंस है वो भारत के बाहर का है। तो बार्कलेस फाइनेंस मान लो आराम से गिफ्ट में से खोल देगा अपना ऑफिस। तो जो बार्कलेस में नौकरी जिसको करना है उसको बाहर जाने की क्या जरूरत है, वो गिफ्ट सिटी में नौकरी करेगा। तो गिफ्ट सिटी होने के लिए फॉरेन टेरिटरी है, पर है तो भारत में ही है कि नहीं। दिवाली के पटाखे तो दिख ही जाएंगे उन लोग को, लेकिन वही अगर देश से बाहर चला जाता तो कितना मुश्किल हो जाता। तो देखिए, गिफ्ट सिटी बनाने के बहुत सारे फायदे हैं, है ना। अच्छा बताओ, IFSC का बेनिफिट भारत को कहाँ कहाँ मिलेगा, बोलते जाओ। सबसे पहला फायदा तो ये मिलेगा, रूपी का क्या हो जाएगा, इंटरनेशनलाइजेशन, है ना। देखियो ना आजकल रूपी का इंटरनेशनल ऐसे होता है क्या, देखो तो कि गलत लिख दिया मैंने, ऐसे होता है ना सेम, पक्का। तो आज देखिए, आज रूपी का अपना एक लोगो है। पहले डॉलर का लोगो होता था, और किस जैसा लोगो होता था, डॉलर का, यूरो का, इस सब का लोगो होता था। पर भारतीय रुपये का कोई लोगो होता नहीं था। अब हो गया ना, लोगो हो गया ना, है ना। दूसरा क्या, रीजनल फाइनेंशियल इंटीग्रेशन भी हो जाएगा। रीजनल फाइनेंशियल इंटीग्रेशन का मतलब जो रीजनल है, जैसे एशिया का है, अब मान लो एशिया हम लोग का रीजन है, एशिया हो गया, यूरोपियन हो गया, तो ये सब आपस में गिफ्ट में आके क्या हो सकते हैं, इंटीग्रेट हो सकते हैं। क्या लगता है वैसे भारत में एक ही बनना चाहिए गिफ्ट, ये गिफ्ट पहले बन जाने दो अच्छे से, क्या पता है गिफ्ट जैसे और 3-4 सेंटर्स खोल दें ये लोग, है ना। अगला सेंटर तो मुझे लगता है गुजरात में, गुड़गांव में खुलना चाहिए। गुड़गांव तो एकदम एलिजिबल है, दिल्ली में तो जगह ही नहीं है,
दिल्ली में कहाँ जगह है, देखते ना पॉल्यूशन आगे ही टिक जाता है, हवा तक नहीं निकल पाता है यहाँ से, गिफ्ट सिटी क्या बनेगा यहाँ पे। अगला, अब आइए, अच्छा बताइए, डेवलपमेंट ऑफ निशी एरियाज। निशी एरियाज का मतलब ऐसे एरियाज जो इसके लिए क्या है एग्जैक्टली फेवरेबल हैं। जैसे गुजरात बहुत फेवरेबल था, गुजरात में बिजनेस का बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है ना, लोग ये बोलते तो यही हैं। और गुजरात के बगल में मुंबई है, मुंबई भारत का कौन है, बिजनेस कैपिटल है। अरे दिल्ली तो पॉलिटिकल कैपिटल है, लेकिन बिजनेस कैपिटल कौन है भारत का, मुंबई। तो गुजरात के बगल में तो है महाराष्ट्र, तो उन लोगों को बड़ा फ़ायदा मिलता है। सबसे बड़ी बात है गुजरात को फ़ायदा इसलिए मिलता है क्योंकि वहाँ समुद्र है, और कहा जाता है जहाँ समुद्र होता है वहाँ वो समुद्र के बगल वाले जितने भी जगह होते हैं वो ऑटोमेटिकली अमीर बन जाते हैं। समुद्र हमेशा अमीर बनाता है। कहा ये तो मुझे नहीं पता था कि समुद्र अमीर बनाता है। आप समुद्र की जितने भी कोस्टल एरियाज हैं उसका नाम लीजिए भारत में, सब अमीर जगह है। गुजरात अमीर जगह है, महाराष्ट्र आपका अमीर जगह है, और बताओ कहाँ कहाँ समुद्र है। चेन्नई, चेन्नई में भी है ना समुद्र, वो भी अमीर ही है ना। क्यों अमीर हो जाता है वो, तुम तो पढ़े हो अभी तुरंत मेरे से, क्या पढ़े हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कस्टम, है ना। सारा का सारा माल उतरेगा कहाँ, चाहे दिल्ली में आना हो तो उतरेगा तो वहीं ना, और उतरेगा वहीं, तो उस स्टेट को तो टैक्स मिल गया ना, तो स्टेट क्या हो जाता है, अमीर हो जाता है। टूर एंड ट्रैवल बढ़ जाता है ना। आज कुछ कंट्रीज ऐसी हैं, जैसे मान लो आपका थाईलैंड है, थाईलैंड सिर्फ अपने समुद्र के दम पे है, आज उसके पास समुद्र है, इस वजह से अच्छे अच्छे कोस्टल एरियाज़ हैं, तो पूरे वर्ल्ड से लोग वहाँ पहुँचते हैं। आज थाईलैंड का मेन कमाई किससे है, सिर्फ टूरिस्ट से ही है। वियतनाम है, किससे है, टूरिस्ट से है। तो कुछ कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो सिर्फ टूरिस्ट से चल रही हैं, जैसे कुछ हद तक दुबई भी तो टूरिस्ट से ही चल रहा है, दुबई भी किससे चल रहा है, टूरिस्ट से ही चल रहा है। अब भारत इस चीज़ में देखता नहीं है, भारत को देखना चाहिए कि टूरिस्ट जितने ज़्यादा आएंगे उसको उतना ही फ़ायदा होगा। और थोड़ा सा अब गोवा देख लो, गोवा क्या है, टूरिस्ट सिटी तो है, गोवा में कुछ थोड़ी है, जो लोग टूरिस्ट जाते हैं उसी से तो चलता है वो तब। अच्छा, क्या ये गेटवे बन जाएगा जैसे इनबाउंड एंड आउटबाउंड ट्रांजेक्शन। इनबाउंड का मतलब आना, आउटबाउंड का मतलब जाना। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, नई नई चीज़ों का इनोवेशन होगा, बोलो तो सब मिला के 6 वायदे। अच्छा बताओ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसे होगा, इतना बड़ा गिफ्ट सिटी बना है, सबको नौकरी नहीं मिल रहा होगा। अब नौकरी के लिए वो लोग भारत के बाहर जाएंगे या गिफ्ट सिटी में ही कर लेंगे। आ जाओ, गिफ्ट IFSC किसका इनिशिएटिव है ये, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है। आइए, सबसे पहले गिफ्ट सिटी को क्या टॉप 15 सेंटर्स में अब जगह मिल चुका है, यस, और कोशिश किया जा रहा है कि आने वाले समय में और इसको अच्छा बनाया जाए। आइए, सबसे पहले इसका पहला बिल्डिंग कब इनॉग्रेट हुआ, जनवरी 2013 में। अप्रैल 2015 में क्या हुआ कि क्या RBI, सेबी और IRDI, मैंने बताया था ना तुम लोग को, है ना, सब मिला के 4 रेगुलेटर का नाम बताया था, बोलो कौन कौन, सेबी, RBI, PFRDA और IRDA, बताया था ना। तो इस 4 में से 3 लोगों ने इसके लिए क्या बना दिया, रेगुलेशन। इसका मतलब इसको क्या मिल गया, लीगल, आपको लीगल रिकॉग्निशन मिल गया कि नहीं IFSC होगा। अच्छा, और बढ़िया हो गया, और मजा आ गया, लीगल रिकॉग्निशन और अच्छा मिल गया कब, जब भारत में IFSC के ऊपर भी क्या पास हो गया, एक्ट। कब एक्ट पास हुआ, दिसंबर 2019 में। अक्टूबर 2020 में अथॉरिटी बना दी गई, अथॉरिटी का नाम IFSCA, एक मतलब अथॉरिटी, उनका काम हुआ, और ये 1 अक्टूबर 2020 से इसको पावर मिल गया। और उसके बाद 20+ रेगुलेशंस बना दिया, किसने, आते ही IFSCA ने, कब, सितंबर 2022। इसका मतलब देखा जाए तो 2022 से समझो कि इसका सब कुछ सही ढंग से शुरू हुआ है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो अभी भी वो बन ही रहा है, अभी भी वो देखोगे तो बन ही रहा है। बताओ IFSC एरिया में कौन कौन सा बिजनेस एक्टिविटी हो सकता है, बैंकिंग, कैपिटल मार्केट, असेट मैनेजमेंट, समझते हो। अरे एसेट मैनेजमेंट का मतलब हम लोग पढ़े थे, पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल, म्यूचुअल फंड, AIF, CIS, है ना, पढ़े थे ना, REIT, INVIT। उसके बाद नंबर 4 इंश्योरेंस, नंबर 5 अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और नंबर 6 एमर्जिंग एक्टिविटीज़, है ना। ये सब घूम फिर के देखोगे तो सब किससे जुड़ता है, फाइनेंस, किससे जुड़ता है, फाइनेंस। तो ये सारे एक्टिविटीज़ आपके हो सकते हैं। याद रखना, इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन आया तो सीधा आएगा, मतलब अगर 5 लाइन बना भी देगा, जैसे ऐसे बनाया, गिफ्ट सिटी बना 2013 में, फिर 2015 में, लास्ट में लिख देगा IFSC का बेनिफिट बताइए।
तो शुरुआत में भाषण लिख के लास्ट तुम देखना लास्ट वाला लाइन पकड़ना तुम कि लास्ट वाला लाइन वो पूछता क्या है। तो ज़्यादातर इसमें इसमें क्या घुमाएगा, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछेगा। जैसे पूछ देगा आईएफएससी आने से भारत को बड़ा फायदा हुआ, लास्ट में बताइए कौन कौन सा एक्टिविटी होता हुआ। तो क्वेश्चन तो ये है ना कि कौन कौन सा एक्टिविटी होता है। तो आईएफएससी होता क्या है, उस पर एक पैराग्राफ और एक्टिविटी देख लो, 1 2 3 4 5 6 मेन हेडिंग है और उसके नीचे सब हेडिंग्स भी तो हैं बहुत सारे। तो ये सब लिख दोगे ना आराम से। ये चैप्टर तो आपको याद करना पड़ेगा, जो सीधी सी बात है, समझे। आओ हेडिंग बोलो, लो रेगुलेटर के बारे में पढ़ रहे, रेगुलेटर का नाम बोलो IFSC A, बोलो फुल फॉर्म बोलो, अरे बोलो जोर से, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी। चलो ये इनका जन्म कहाँ हुआ, IFSC एक्ट 2019 में हुआ है कि नहीं। और इसको क्या बनाया गया, फाइनेंशियल रेगुलेटर फॉर IFSC। और फाइनेंशियल रेगुलेटर में क्या है, एक तो डेडिकेटेड और यूनिफाइड। डेडिकेटेड मतलब डेडिकेटेड ओनली फॉर IFSC और यूनिफाइड का मतलब सारे रेगुलेटर को मर्ज करके एक। जैसे IFSC में तुम शेयर मार्केट का काम करोगे तो सेबी घुस जाएगा, मैं हूँ, कहने नहीं आप उधर ही रहिए, आप डोमेस्टिक के लिए हैं, IFSC का मैं हूँ। तो क्या IFSC एक हो, IFSC एक हो, सेबी का भी पावर मिल गया होगा, यस। मतलब IFSC एरिया में घुस गए तो सेबी नहीं आएगा, IRDA नहीं आएगा, PFRDA नहीं आएगा, RBI नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा, सिर्फ कौन दिखेगा, IFSC A। क्लियर है। चलो बताओ, इसका 2 ऑब्जेक्टिव है, इसको बनाने के पीछे 2 ऑब्जेक्टिव है। पहला डेवलप करो भाई, और दूसरा क्या करो, रेगुलेट करो। तो इसका डुअल ऑब्जेक्टिव है, क्या है, डुअल ऑब्जेक्टिव है। तो लिखा ना डुअल मैंडेट ऑफ डेवलपिंग एज वेल एज रेगुलेटिंग। टिक लगाते जा रहे हो ना। चलिए उसके बाद मैंने बताया था ना 4 रेगुलेटर का पावर इसी को दे दिया। पहला रेगुलेटर का नाम बोलो RBI, दूसरे का नाम बोलो सेबी, तीसरे का नाम बोलो IRDA, चौथे का नाम बोलो, इन चारों को मर्ज कर दिया RBI, दूसरा बोलो सेबी, उसके बाद बोलो IRDA, उसके बाद बोलो है PFRDA। इन सब को मर्ज कर दिया और एक ही बना दिया IFSCA। पर IFSC मतलब पूरे भारत में ओनली फॉर IFSC, ओनली फॉर IFSC। तो अगर IFSC एरिया है तो एक ही रेगुलेटर है, और वो रेगुलेटर 4 रेगुलेटर का पावर लेके चल रहा है। अच्छा 4 रेगुलेटर का कौन कौन कितने सब मिला, कितने एक्ट होंगे चारों रेगुलेटर के, 15। मतलब चारों रेगुलेटर के कितने एक्ट हैं, 15। अब 15 एक्ट में अकेले रेगुलेटर माना जाएगा, वो कहाँ, ओनली इन IFSC। बाहर तो ये लोग हैं, ऐसे से भी मर गया। तो DTA के लिए कौन हो गया, 4 रेगुलेटर, DTA के लिए 4 रेगुलेटर, लेकिन IFSC के लिए सिर्फ 1 रेगुलेटर। याद रहेगा, कोई दिक्कत। चलो अच्छा एक बात बताओ, वो जो चारों रेगुलेटर को जो कॉसी लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, कॉसी जुडिशियल जितने पावर दिए होंगे उन चारों एरिया को, मतलब चारों रेगुलेटर्स को, जो डोमेस्टिक एरिया में वो लोग यूज़ करते हैं ना अपने 15 एक्ट के अंदर, तो 15 एक्ट के अंदर वो चारों रेगुलेटर जो डोमेस्टिक एरिया में जितने पावर इस्तेमाल करते हैं वो सारे पावर अकेले कौन इस्तेमाल करेगा, IFSCA। कहाँ, पूरे भारत में या ओनली इन IFSC, ओनली इन IFSC। याद रहेगा। चलो अगला जरा बताइए, कब से ही पावर इसको मिल गया, ठीक है। और अभी बेचारा एक ही जगह देख रहा है सिर्फ, कहाँ, गिफ्ट सिटी गुजरात, गिफ्ट सिटी गुजरात। मुझे लगता है गिफ्ट सिटी गुजरात में तो इसका ऑफिस होगा IFSCA का। चलो अब जल्दी जल्दी मुझे बताओ, क्या ये फाइनेंशियल रेगुलेटर बना या यूनिफाइड। यूनिफाइड का मतलब 4 रेगुलेटर का सारा पावर इसी के अंदर। किस एक्ट के अंदर बनाया गया इसको, IFSCA के अंदर। अगला सबसे पहले बताइए, क्या इसको आपको दो चीज का मैंडेट है, पहला, चलिए, और तीसरा किसका किसका पावर लेके बैठा है ये, ठीक है। ये CS कोर्स में पहली बार ही आया है IFSC जो मैं पढ़ा रहा हूँ, इसलिए किसी भी बच्चे को, किसी को भी इसके बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है, पहली बार ही है ये। तुम्हारे CSWT में है क्या IFSC के बारे में, एकदम नहीं, वर्ड भी नहीं है। चलो कोई बात नहीं। अब सब देख रहे हो कितना पेज बचा है, ये देख रहे हो ना तुम लोग कि थकाने वाला तो खैर है ही है। आ जाओ सबसे पहले बताओ, लॉ एंड रेगुलेशन बताते जाओ, इधर देखो जल्दी। सबसे पहले तो इनका ये एक्ट है, कौन सा एक्ट का नाम बोलो, IFSCA एक्ट, एक तो इनका एक्ट है। तो सुनो, एक्ट हो गया, उसके बाद बहुत सारे क्या बनाए गए होंगे, रूल्स, बहुत सारे क्या बनाएंगे, रेगुलेशंस, फिर नोटिफिकेशन, फिर सर्कुलर और फिर गाइडलाइंस। एक्ट तो तुमको दिख गया। अच्छा गाइडलाइंस में देखो 2 गाइडलाइंस है, ये देखो 2 गाइडलाइंस है,
आईएफएससी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, काउंटर टेररिज्म फाइनेंसिंग एंड नो योर कस्टमर गाइडलाइंस। पहले ये आरबीआई बनाता है, हम लोग के लिए याद होगा, लेकिन आईएफएससी के लिए कौन बनाएगा? आईएफएससी है। आईएफएससी है ऑपरेशन ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर इंश्योरेंस इंटरमीडिएट ऑफिसर्स गाइडलाइंस। तो 2 गाइडलाइंस हैं। एक्ट कितने हैं? एक एक्ट है, 2 गाइडलाइंस है, और उसके बाद क्या बनाए होंगे? रूल्स। तो रूल सरकार जब आईएफएससी बन ही गया तो रूल तो क्या ही बनाएगा वो। तो सरकार ने किसको पावर दे दिया होगा? आईएफएससी को तुम बनाओ रेगुलेशन। देखो तो कितने रेगुलेशन बन गए हैं? 12। ठीक है, तो याद करो कैसे कैसे हुआ। सर एक्ट के नाम पर एक रूल्स कोई खास दिखेगा नहीं, क्योंकि जहां रेगुलेटर आ जाता है ना वहां फिर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल नहीं बनाता है, मालूम है ना? मालूम है ना? जैसे सेबी एक्ट के अंदर शायद ही रूल तुम देखे होगे। सेबी एक्ट के अंदर हर जगह क्या है? रेगुलेशन। रेगुलेशन कितने? गाइडलाइंस कितने? अब सर्कुलर नोटिफिकेशन थोड़ी गिनोगे यार, सर्कुलर नोटिफिकेशन तो होता ही रहता है हमेशा, है कि नहीं? और रूल्स मैंने बता दिया, रूल्स का कोई खास मतलब नहीं। क्लियर है? तो अगर आईएफएससी के अंदर घुसोगे तो दिमाग में रहेगा एक एक्ट है, 12 रेगुलेशंस, है ना, और 2 गाइडलाइंस हैं, और बहुत सारे नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स, ये सब तो चलता ही रहता है। चलिए अब आ जाओ पावर एंड फंक्शन ऑफ आईएफएससीए। ठीक है, आईएफएससीए। आइए, पहला तो वही है भाई, टू डेवलप एंड रेगुलेट द आईएफएससी, है ना? ठीक है, इफ का नहीं बोल पाएंगे ना, बेकार हो जाएगा ना इफ का। आईएफएससीए, ये ठीक है। अगला, अच्छा, क्या वो सिर्फ डेवलप एंड रेगुलेट करेंगे, या जो प्रोडक्ट है, सर्विसेज दी जा रही हैं, जो इंस्टीट्यूशंस है, उसको भी रेगुलेट करेगा? उसको भी रेगुलेट करेगा। अगला, अच्छा एक बात बताइए, पहले जो है जब तक आईएफएससीए नहीं बना था तो पहले कौन देखता था ये काम? सेबी, आरबीआई, आईआरडीए और पीएफआरडीए। इन चारों का पावर ले लेगा ये। इन चारों का क्या ले लेगा? पावर ले लेगा ये। और क्या ये सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंड भी करते रहेंगे कि सर नए नए फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स बताते रहो, हैं? बोलो। तो ये तो इनका पावर है, इनका काम है डेवलप करना, रेगुलेट करना, रिकमेंड करना, और 4 रेगुलेटर्स का पावर लेना, और सबको, इंटरमीडिएट्स को, प्रोडक्ट को, सर्विसेज को, सब कुछ को रेगुलेट करना। मतलब आईएफएससी का बॉस कौन? आईएफएससीए। पर उसका औकात कहाँ तक है? बस आईएफएससीए तक ही, उससे बाहर नहीं है। आइए अब बताओ अथॉरिटी का पावर कहाँ कहाँ से होगा? तो सीधा सा बात है, देखिए सब मिला कितने एक्ट थे? 15 एक्ट थे। उस 15 एक्ट में जो 4 रेगुलेटर को पावर मिला हुआ था, वो सारे पावर इसके माने जाएंगे अब? अच्छा, पूरे देश के लिए, ओनली फॉर आईएफएससी एरिया के लिए? ठीक है। दूसरा, क्या सेंटर, अच्छा अब बोलोगे सर ये कौन कौन से एक्ट में कितना कितना पावर है, तो वो इस एक्ट के कहाँ लिखा गया है? फर्स्ट शेड्यूल। अच्छा, ये फर्स्ट शेड्यूल में जो लिखा हुआ है, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है कि फर्स्ट शेड्यूल को चाहे तो अमेंड भी कर दे, बढ़ा भी दे और घटा भी दे? सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। आइए देखते हैं कौन कौन से रेगुलेटर का नाम है फर्स्ट शेड्यूल में। ये देखो फर्स्ट शेड्यूल दिखा दे रहा हूँ, कौन कौन से रेगुलेटर का नाम है और कौन कौन सा एक्ट है। चलो, पहला आरबीआई एक्ट। सबसे पहला कौन है? आरबीआई ना। आरबीआई के कितने? 1 2 3 4 5 6 7। दूसरा, सेबी के कितने? 1 2 3। आईआरडीए कितने? 1 2 3। और पीएफआरडीए कितने? 1। बताओ तो कितना हो गया सब मिला के? 7 3 10 3 13 1 14। एक कहीं छूटा होगा, एक कोई और होगा, या बीच में ही आ रहा हो कहीं ना कहीं, क्योंकि सब मिला के 15 एक्ट बोलता है ना ये लोग बार बार, तो 14 ही कैसे आ रहा है? 7 3 10 3 13 1 14 14 14 14 14। एक तो आईएफएससी एक्ट खुद होता हो गया ना आपका, सब मिला क्या हो गया? 15। नहीं हो गया? ये भी तो हुआ। चलो अब आ जाओ फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड फाइनेंशियल सर्विस। आपको याद होगा इसको भी रेगुलेट करता है ये। फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड फाइनेंशियल सर्विस को भी तो रेगुलेट करता है। चलो बताओ फाइनेंशियल प्रोडक्ट में कौन कौन सा आएगा? ये सब पढ़ते हो, सिक्योरिटीज, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, डिपॉजिट, क्रेडिट अरेंजमेंट, है ना, फॉरेन करेंसी कॉन्ट्रैक्ट, और एनी अदर प्रोडक्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करे? नोटिफाई करे। इस चैप्टर को याद तो करना पड़ेगा आपको, है ना, बड़े भारी भारी वर्ड्स हैं, है ना। अब बोरिंग चैप्टर लग रहा है ये, नहीं पर क्या करेंगे आप। अच्छा वो देखो ना, तुम लोग को बोरिंग लगा, सुपर बोरिंग का उतना ही नहीं, न्यू भी लाया हूँ, न्यू फाइनेंशियल प्रोडक्ट। तो पहले कितना था? 6। अच्छा 6 नहीं 5 था, 5 में पावर दे दिया था ना सेंट्रल गवर्नमेंट को कि न्यू ला सकता है, तो कहा लो ला ही देता हूँ न्यू। कौन कौन आ गया?
एयरक्राफ्ट लीज, बुलियन स्पॉट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट, बुलियन डिपॉजिटरी रिसीट, ऑपरेटिंग लीज, शिप लीज, ये सब भी आ गया, है ना। ठीक है, ये मेन है, आपको लिखना है एग्जैक्टली। अच्छा, फाइनेंशियल सर्विसेज में क्या क्या होगा बताओ। तो फाइनेंशियल सर्विसेज में सब मिला के 10 हैं, देखो तो। चलो, सबसे पहला, आप फाइनेंशियल प्रोडक्ट को बेचने के लिए, खरीदने के लिए जो भी काम करोगे, दैट बिकम्स द फाइनेंशियल सर्विस। डिपॉजिट का एक्सेप्टेंस करना, उसके बाद फाइनेंशियल प्रोडक्ट के सेफगार्डिंग और उसको एडमिनिस्टर करना, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस को इफेक्टिव करना, उसके बाद जो भी एसेट्स हैं, है ना, उसको ऑफर करना, मैनेज करना, अग्रीइंग टू मैनेज करना, कोई राइट अटैच टू फाइनेंशियल प्रोडक्ट है उसको एक्सरसाइज करना, उसके बाद मालूम चला इन्वेस्टमेंट स्कीम को इस्टेब्लिश करना या ऑपरेट करना, उसके बाद फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स का जो ओनरशिप है उसके ट्रांसफरिंग को मेंटेन करना, अंडरराइटिंग, और उसके बाद फाइनेंशियल स्टैंडिंग और क्रेडिट वर्दनेस के बारे में इंफॉर्मेशन देना। जैसे हम लोग के यहाँ होता है सिबिल, होता है ना सिबिल, तो आईएफएससी का भी अपना कोई सिबिल होता होगा, नहीं होता वो सिबिल। अब जैसे तुम अगर पब्लिक इशू ला रहे हो नॉर्मल डोमेस्टिक मार्केट में, तो अंडरराइटिंग होता है ना, लेकिन आईएफएससी के अंदर लिस्टिंग हो रहा है, कोई अंडरराइटिंग करने जा रहा है तो भी फाइनेंशियल सर्विस हो गया। आप नॉर्मल जो डोमेस्टिक सेक्टर है उसमें आप पब्लिक इशू लाते हैं तो मर्चेंट बैंकर अपॉइंट करते हैं, तो मर्चेंट बैंकर यहाँ कौन सा इशू मैनेजमेंट सर्विस देता है, तो वहाँ भी तो देगा इशू मैनेजमेंट सर्विस, तो वो कौन सा सर्विस हो गया, फाइनेंशियल सर्विस। उस सबको रेगुलेट कौन करेगा फिर, आपका आईएफएससी। मतलब पब्लिक इशू अगर आया आईएफएससी में, या आईएफएससी कंपनी लेके आई पब्लिक इशू, तो सेबी रेगुलेटर नहीं है, कौन रेगुलेटर है, आईएफएससीए। कौन रेगुलेटर है, आईएफएससीए। चलो आ जाओ, उसके बाद अब देखिए, एक बोलोगे सर इस सारे में हम लोग से जुड़ा हुआ तो नहीं आया। जैसे कोई आईएफएससी कंपनी है, उसका इनकॉर्पोरेशन होना है तो कंपनी सेक्रेटरी बनाएगा, क्या बनाएगा, कंपनी सेक्रेटरी, तो उसके बारे में तो नहीं है, तो दे दिया। कहा देखिए जो प्रोफेशनल और अदर सर्विस प्रोवाइडर है उसको किसके अंदर रखा है, एंसिलियरी सर्विस में रखा है। किस में रखा है, एंसिलियरी। देखो तो एंसिलियरी में कौन कौन है, लीगल कंप्लायंस एंड सेक्रेटरी, तो हमारा काम है, नंबर 1 हमारा नहीं हो गया। अरे लीगल कंप्लायंस सेक्रेटरी तो हमारा ही काम है। दूसरा, ऑडिटिंग, अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, टैक्सेशन किसका, प्रोफेशनल मैनेजमेंट कंसल्टिंग सर्विस, एडमिनिस्ट्रेशन, एसेट मैनेजमेंट, सपोर्ट सर्विस, ट्रस्टी सर्विस, ये सब हो गया तुम्हारा वही म्यूचुअल फंड्स वाला सब जो होता है, और एनी अदर सर्विसेज जो आईएफएससी ये बताए। कहा सर इतना से बात मन नहीं हुआ, न्यू सर्विस भी बताइए सर, तो न्यू फाइनेंशियल सर्विस आ गया है, बोलो कौन कौन, ग्लोबल इन हाउस सेंटर, ट्रेडिंग इन बुलियन डिपॉजिटरी रिसीट, बुलियन फाइनेंसिंग, बुलियन बेस्ड लोन्स, बुलियन लोन अगेंस्ट कोलेटरल, मतलब ये सब बुलियन को रख के लोन वोन लेना, और कोर्सेज जो पढ़ाया जाएगा इन सब के बारे में, मतलब हो सकता है वहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट भी खुल जाए ये पढ़ाने वाले। तो मैं तो सोच रहा हूँ आईएफएससी में जाके कोचिंग खोलता हूँ और यही चैप्टर पढ़ाता हूँ दिन भर। यही चैप्टर तुम लोग में कम है, उनका एक पूरा का पूरा सब्जेक्ट बन जाएगा। नहीं तो ये भी तो हुआ ना, अब बुलियन क्या होता है तुमको नहीं पता, ये सब नहीं पता ना, मसाला बॉन्ड क्या होता है ये सब नहीं पता, तो उनका एक अलग कोर्स लॉन्च होता होगा। मेरा मानना आईसीएसआई को एक कोर्स लॉन्च कर देना चाहिए, नहीं कर देना चाहिए कि आप हमारे यहाँ से कोर्स कीजिए और जाइए आईएफएससी में नौकरी मिलेगा आपको। सर्टिफिकेट कोर्स समझते हो ना, छोटा छोटा कोर्स सब जो होता है। चलो अब हम आ गए किस में, कहा सर कितने में आ गई बताइए, पहले पेज कितना बचा है, क्योंकि चक्कर है कि बुक भी नहीं हमारे पास, हमें पता कैसे चलेगा कितने पेज बचे, बस 3, तब तो हो जाएगा, सोच लो भाई तुम लोग, हो जाएगा। हो तो जा रहा है आपके तरफ से होता जा रहा है, हमारे तरफ से तो बस है ना काला अक्षर भैंस बराबर होता जा रहा है। अब चैप्टर ए एक बार का तो नहीं है, दोबारा जब पढ़ोगे तब। आज तक कभी सुने ही नहीं है ना तुम लोग। एक बार टाइप्स ऑफ कंपनी चैप्टर में थोड़ा सा आईएफएससी के बारे में बताता हूँ, कंपनी लॉ में वहाँ है आईएफएससी है, 4 लाइन 5 लाइन का है, तो 4-5 लाइन से क्या ही समझ में आएगा। ये सारा का सारा आईसीएसआई के मॉड्यूल में तो और भी ज़्यादा है। अगर आपको इससे भी ज़्यादा पढ़ने का मन हो तो आप आईसीएसआई मॉड्यूल जरूर पढ़िए, ठीक है। इट इज़ स्ट्रांगली एडवाइजेबल कि आपको आईसीएसआई मॉड्यूल भी पढ़ना चाहिए। ये तो बहुत तोड़ तोड़ के निकाला है मैंने, छोटा छोटा बना बना के। आइए हेडिंग बोलो, बताओ सिक्योरिटीज़ कहाँ पे, आईएफएससी में। उसी क्या कराना चाहते हो, लिस्टिंग, और क्या कराना चाहते हो, ट्रेडिंग। सबसे पहले मुझे बताइए, वो वहाँ पे उनका अपना स्टॉक एक्सचेंज होता है ना, बताया था, वहाँ पे आराम से लिस्टिंग हो सकती है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो सेक्शन 23 सबसेक्शन 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट ने इनेबल किया है कि आप चाहें तो अपने सिक्योरिटीज़ की लिस्टिंग कहाँ करा सकते हैं, आईएफएससी में भी करा सकते हैं।
तो डोमेस्टिक स्टॉक एक्सचेंज पे भी करा सकते हैं और IFSC पे भी करा सकते हैं। तो सेक्शन 23 सब सेक्शन 3 से परमिसेबल है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आइए लिस्टिंग करते हैं। चलो बताओ, लिस्टिंग में सेबी लोडर लगेगा या इनका अपना लिस्टिंग रेगुलेशन है? इनका अपना लिस्टिंग रेगुलेशन का नाम बोलो तो। IF सब बोल रहा ICSI है। हालत इतना बिगड़ गया, IFSC बोला ही नहीं जा रहा है। बोला तो IFSCA इश्यूएंस एंड लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी रेगुलेशन 2021। बताइए, इस देश में लिस्टिंग के भी 2 लॉ हैं, एक तो डोमेस्टिक एरिया के लिए सेबी लोडर और IFSC के लिए इनका अपना है, मतलब सेबी कहीं दिखाई देता नहीं है। चलिए सबसे पहले बता रहा है लिस्टिंग कौन कौन लोग करा सकते हैं। आप IPO ला के लिस्टिंग करा सकते हैं। IPO कौन लाता है? पढ़े हो तुम। आप FPO ला के लिस्टिंग करा सकते हैं। FPO कौन लाता है? आप स्पेसिफाइड सिक्योरिटी किसका? स्टार्टअप कंपनी का और SME का। उसके बाद आप सेकेंडरी लिस्टिंग करा सकते हैं। उसके बाद नंबर 5 यहाँ पर अलग हो गया, देख लेना। IPO ला रहा है कौन? SPAC का, ये क्या है सर? स्पाक है, स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनी। तुम्हारे 2 पेज आगे बढ़ो तो SPAC का फुल फॉर्म होगा। 2 पेज आगे बढ़ो, SPAC का फुल फॉर्म होगा क्या? बोलो तो। स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनी। स्पेशल पर्पस, यही लिख लो, स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनी लिखा, स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनी, ठीक, स्पाक, ठीक है। अच्छा, लिस्टिंग ऑफ डिपॉजिटरी रिसीट। उसके बाद डेट सिक्योरिटी की भी लिस्टिंग करा सकते हो, उसमें स्मार्ट सिटी बॉन्ड भी है, IFSC भी है। देखो ICSI मॉड्यूल से जो उठाया सीधा लेसन नंबर भी आ गया, अब पेज नंबर भी आ गया, देख लो। देखा, इससे साफ पता चलता है मैं बुक कहाँ से बनाता हूँ, ICSI के मॉड्यूल से। मैंने हमेशा बताया ना कि मैं बुक वहीं से बनाता हूँ। देख रहे हो, पूरा लेसन नंबर भी है और पेज नंबर भी है। अब इससे ज़्यादा क्या चाहिए? एग्जाम में मत लिख देना जाके, एग्जाम में लिख दिया तो समझेगा बच्चा मॉड्यूल पर क्या है, तो इसको काट देना। अब तो ये कंफर्म हो गया ना कि कहाँ से बन रहा है ये, सीधा मॉड्यूल से, सीधा मॉड्यूल को छाप देता हूँ पकड़ के। और अच्छी बात, इसका मतलब मेरे बुक को पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब किसको पढ़ रहे हैं? मॉड्यूल को ही पढ़ रहे हैं। आइए अगला। अच्छा, ESG। अब बोलो सर ESG क्या होता है? तो लिखो इन्वायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस। ESG एक सब्जेक्ट है प्रोफेशनल में आजकल, न्यू सिलेबस में। क्या लिखा? इन्वायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस लिखा, इन्वायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस। क्या लिखा? इन्वायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस। बेहोश मत हो, लिख लिया ना? चलो, तो बताइए ESG फोकस डेट सिक्योरिटी, इसका मतलब ये ऐसे डेट सिक्योरिटी होगा जिनका फोकस कैसे प्रोजेक्ट पे होगा? जो ESG के हिसाब से। ESG का मतलब इन्वायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस। आइए, कौन कौन सी कंपनी लिस्टिंग करा सकती है बताओ? कौन कौन सी कंपनी लिस्टिंग करा सकती है? अच्छा, किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पर या स्टॉक एक्सचेंज इन IFSC? बताओ कौन कौन सी कंपनी करा सकती है? एनी कंपनी जो इनकॉर्पोरेट ही कहाँ हुई है, एनी कंपनी जो कहीं भी इनकॉर्पोरेट हुई है, याद है ना? जैसे दिल्ली में इनकॉर्पोरेट हुआ तो भी लिखा है ना, एनी कंपनी जो कहाँ इनकॉर्पोरेट हुई है, फॉरेन में। देख रहे हो, ये सबको लिस्टिंग का मौका दे रहा है। और आइए, अगर डेट सिक्योरिटी है, क्या है? डेट सिक्योरिटी की लिस्टिंग, तो ये लोग भी करा सकते हैं। सुप्रा नेशनल, तो सुप्रा नेशनल कौन है ना? जो एक से ज़्यादा देश सब में रहते हैं, ये सारे के सारे एजेंसी भी आ सकते हैं। अगला, आप लोग मुन्नी बॉन्ड्स पढ़ाया था तुम लोग को, भूल गया? कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट में पढ़ाया था मुन्नी बॉन्ड्स, पढ़ाया था मुन्नी बॉन्ड्स। तो हाँ, मुन्नी बॉन्ड्स लाने, म्यूनिसिपैलिटी लाती है ना मुन्नी बॉन्ड्स। बताओ तो कौन सी म्यूनिसिपैलिटी लाई थी सबसे पहले मुन्नी बॉन्ड्स? होमवर्क है, पता करके लाओ। कोई भी स्टैच्यूटरी बॉडी, कोई भी बोर्ड, कोई भी कॉर्पोरेशन, कोई भी अथॉरिटी, कोई भी ट्रस्ट, कोई भी एजेंसी, ये लोग भी चाहें तो क्या कर सकते हैं? यहाँ पे लिस्टिंग करा सकते हैं। कैसे सिक्योरिटी का? डेट सिक्योरिटी। मतलब ये कंपनीज नहीं है, लेकिन फिर भी ये लिस्टिंग करा सकते हैं। और याद रखिएगा, कोई भी ऐसी एंटिटी जिसका सिक्योरिटी क्या है? गारंटेड है। किसके द्वारा? किसी भी सरकार के द्वारा, चाहे भारतीय सरकार हो, चाहे भारत के बाहर का सरकार हो। तो याद रखना, ये सब कंपनी ना भी हो तो भी लिस्ट हो जाएंगे, कंपनी ना हो तो भी लिस्ट हो जाएंगे। अब बचाओ, बताओ कितना पेज बचा? 2.5, 2? धीरे धीरे हो ही जाएगा, चिंता क्यों कर रहे हो? चलो मैं और धीरे पढ़ाता हूँ, ठीक है?
तुम लोग को अगर लग रहा है मैं स्पीड पढ़ा रहा हूँ तो नहीं, बिल्कुल स्पीड में नहीं पढ़ा रहा हूँ, नहीं कहा और रुको और धीरे पढ़ाता हूँ, थोड़ा सा दुख का एहसास तो हो, दुख किसको कहते हैं? अच्छा ये एग्जाम में आएगा तो सीधा आएगा, ये भी एक अच्छी बात है इसके साथ। और इसको एक दिन में रिवीजन का टाइम मत देना। जो जिन बच्चों का अभी अटेम्प्ट है वो बेचारे को तो जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। जून अटेम्प्ट वाला तो हनीमून पीरियड पे चल रहा है, उसको क्या दिक्कत है भाई? अगला अटेम्प्ट वाले को कोई फ़ायदा मतलब कोई दिक्कत थोड़ी है, मज़े मज़े में मौजों में है वो। आ जाओ, पहला आप लिस्टिंग कराना चाह रहे हैं क्या लाके? आईपीओ में ही क्या मान के चलेंगे? ऑफर फॉर सेल, ये सब तो पढ़े थे पब्लिक इशू में। आ जाओ भाई सबसे पहले तुमको याद है वहाँ पे भी था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, और उसमें पहला था प्रॉफिटेबिलिटी रूट, भूल गया ये लोग। प्रॉफिटेबिलिटी रूट अगर वो सब नहीं हो पाता तो क्यूआईबी रूट लेते हैं, तो ये एक तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी रूट है। देखो क्या है, याद रखना, इश्यूअर तभी एलिजिबल होगा आईपीओ लाने का जब ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो। पहला बोलो, उनका जो प्री टैक्स प्रॉफिट कैसा एवरेज है ना, देखो तो कितना होना चाहिए पिछले 3 सालों का, एटलीस्ट $1 मिलियन होना चाहिए। अच्छा कैसा प्रॉफिट? एवरेज प्री टैक्स प्रॉफिट कितने साल का? पिछले 3 साल का। कितना होना चाहिए? कम से कम $1 मिलियन तो होना चाहिए, तभी आप आईपीओ लाओगे। या आपका ऑपरेटिंग रेवेन्यू है ना प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का कितना होना चाहिए? $20 मिलियन होना चाहिए। प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर कितना होना चाहिए? $20 मिलियन। कौन सा रेवेन्यू? ऑपरेटिंग रेवेन्यू। और ये बी के बाद सी गलती से यहाँ ही आ गया, सी को ऐसे बॉक्स बना दो। आइए, और कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो कौन बताए? IFSCA बताए। आइए, इशू साइज कम से कम कितना होना चाहिए? $15 मिलियन होना चाहिए, या जो अमाउंट कौन बताएगा? IFSCA बताएगा। मिनिमम सब्सक्रिप्शन में सब्सक्राइबर कम से कम कितने होने चाहिए? 200, और 75% ऑफर साइज का बिक जाना चाहिए। अच्छा ICDR में कितना होता है? 90%। 90% ऑफ NOP होता है ना, 90% ऑफ NOP होता है ना। इनका क्या है पूरा? 75% ऑफ ऑफर साइज, पूरा ऑफर साइज का। अच्छा लॉक इन, जैसे यहाँ लॉकअप बोल रहा है, याद रखना प्री इशू शेयर होल्डिंग, मतलब जो अब पब्लिक इशू में खरीदेंगे वो नहीं, जो प्री इशू शेयर होल्डिंग है वो कम से कम कितना दिन का लॉक इन पीरियड होना चाहिए उसमें? 180 दिन। कहाँ से गिनोगे? जिस दिन अलॉटमेंट हुआ है। पता है नए शेयर्स का लॉक इन है या पुराने शेयर्स का लॉक इन है? पुराने प्री इशू शेयर होल्डिंग। वर्ड क्या है? प्री इशू शेयर होल्डिंग, मतलब पुराने शेयर्स आप जल्दी से बेच नहीं पाएंगे, पुराने शेयर्स जल्दी से आप बेच नहीं पाएंगे, है ना, नहीं तो उसके ना शेयर मार्केट में शेयर्स का दाम ऊपर नीचे हो जाएगा, इसलिए। चलो अब बताओ ये कौन सा है, कौन सी कंपनी लिस्टिंग करा रही है अब? SME है ना, SME है ना, SME भी है और स्टार्टअप भी है। लो 1 और 2 लिखो। एकदम धीरे धीरे पढ़ाता हूँ, मुझे लग रहा है तुम लोग को दिक्कत हो रहा है। नहीं हो रहा है? जल्दी पढ़ा के ख़त्म करूँ? मैं तो ख़त्म कर दूंगा जल्दी पढ़ा के, तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारा क्या होगा रे कालिया? हैं रिकॉर्डेड वाला देखेंगे दोबारा, तो जब दोबारा देखेंगे वो लगता है ऐसा, है ना, जैसे अभी लगता अभी ये हट जाए बस, बाद में हम कर लेंगे, बाद कभी आता ही नहीं। टुमारो ही तो ऐसा है जो कभी आता नहीं है ना। सच में पढ़ लोगे घर पे जाके? मुझे तो लग रहा है पढ़ोगे तुम लोग, अभी पढ़ लिए यही बहुत बड़ी बात है, पढ़ना ही पड़ेगा। हाँ, जिनका अभी अटेम्प्ट है वो बेचारों को तो पढ़, वो बेचारे ही हैं। उसका कारण क्यों है बेचारे? बेचारे एक तो न्यू सिलेबस है, उसका पहला बैच है, अब पहला बैच में दोनों मॉड्यूल दे रहा है, तो बेचारे बेचारे ही हैं। लेकिन हाँ, जो बच्चा अगला अटेम्प्ट दे रहा है उसके पास तो है ना टाइम ही टाइम है। नहीं, वो तो 100 के परे तो भी चलेगा, लेकिन ये कब तक? जब तक कि इनका एग्ज़ाम ना हो जाए। जैसे इनका एग्ज़ाम हुआ और 1 तारीख आया, बस सीधा प्रेशर आना स्टार्ट हो जाएगा तुम लोग पे भी। फिर वो जिनका दिसंबर अटेम्प्ट होगा अगला, वो मौज करेंगे। फिर ऐसी ज़िंदगी चलती है, सुख दुख तो सबके साथ चलता ही रहता है। जो लोग दिसंबर वाला यहाँ बैठा हुआ दुख दिखा रहा है, वो जून वालों के सामने सुख में था, पहले नहीं था, था कि नहीं था? तो ऐसा तो चलता रहता है। CS का यही जुनून, जून दिसंबर फिर से जून। आ जाओ, अब हम किसको पकड़ रहे हैं जल्दी बताइए? स्टार्टअप और SME तो छोटे होते हैं ना, तो इनको बोला कि याद रखना आपको 10 साल के अंदर लाना पड़ेगा, मतलब इनकॉर्पोरेशन से कितने दिन के बाद?
10 साल के बाद याद है, तुम लोग पढ़े भी थे SBIL में कि स्टार्टअप का स्टेटस चला जाता है। स्टार्टअप का क्या चला जाता है? स्टेटस चला जाता है, मालूम है ना, 10 ही साल तक स्टेटस रहता है। ठीक है, अगला टर्नओवर जो है वो कितना एग्जैक्टली? शुड नॉट हैव एक्सीडेड, उल्टा है इन लोग का, 20 मिलियन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तुम अपने आप को स्टार्टअप या SME दिखा रहे हो तो गरीब भी होना चाहिए ना, तो क्या 20 मिलियन से ज़्यादा टर्नओवर होना चाहिए किसी भी फाइनेंशियल ईयर में? किसी भी फाइनेंशियल ईयर में नहीं होना चाहिए, मतलब तुम छोटे होने चाहिए। और याद होगा तुम लोग, स्टार्टअप उसी को कहते हैं जो इनोवेशन डेवलपमेंट नए प्रोडक्ट में डील करे, याद है? जो रेगुलर प्रोडक्ट में डील करते हैं उसको हम लोग कभी स्टार्टअप कहते नहीं है। साइंस टेक्नोलॉजी जो नया कॉन्सेप्ट लेके आए उसको हम लोग बोलते हैं स्टार्टअप। चलो आ जाओ अगला। अच्छा, अब लिस्टिंग कराना है। लिस्टिंग कराने के लिए क्या क्या है? इनकी डायरेक्ट लिस्टिंग हो जाएगी, बहुत बार इनको पब्लिक इशू भी लाने की ज़रूरत नहीं है। ये बात समझ में आ गया? आइए उसके बाद ऑफर साइज देखो तो कितना है इनका? $2 मिलियन, बहुत कम है ना, उन लोग का ज़्यादा था ना। उन लोग क्या था ऑफर साइज नॉर्मल वालों का? पिछले पेज पर पढ़ो, 20 मिलियन, इनका कितना है? सिर्फ 2 मिलियन। और मिनिमम सब्सक्राइबर्स कितने होने चाहिए? उन लोग का कितना था? 200 था उन लोग का, इन लोगों का कितना है? 50। और मिनिमम सब्सक्रिप्शन परसेंटेज में सेम ही है, कितना? 75। अब आ जाओ, लिस्टिंग किसका करा है? स्पार्क। स्पार्क का फुल फॉर्म, ठीक है, स्पार्क का मतलब होता है स्पेशल पर्पस। स्पेशल पर्पस एक्विजिशन, उनका काम क्या होता है? कोई कंपनी को टारगेट करेगा, उसको खरीद लेगा। और उनका काम एक ही चीज़ है, कंपनी को टारगेट किया, खरीद लिया। क्या कर लिया? खरीद। जैसे मान लो एक मैं बहुत बड़ी कंपनी हूँ, अब मुझे इसको मर्ज करना है, इधर देखो ये देखो तो ये कंपनी को मर्ज करना है। अब इस कंपनी को मर्जर, इसका मर्जर मेरे लिए ना टेंशन भरा काम होगा। बड़े हो ना, मर्जर है, अमालगमेशन पढ़े हो ना, कितना लंबा चौड़ा काम है। तो मैं एक कंपनी बना दूंगा और बोलूँगा तुम मेरे बिहाफ पे इसका मर्जर करो, तो वो कंपनी अपना दिन भर मर्जर का काम देखेगी, मैं अपना बिजनेस पर ध्यान दूंगा। नहीं समझे? जब पैसे की जरूरत होगी तो कंपनी मेरे से मांग लेगी, मैं उसको दे दूंगा। समझ में आया? तो इसी को बोलते हैं स्पेशल पर्पस। कैसी कंपनीज? एक्यूजिशन, मतलब ऐसी कंपनी क्या चीज़ के लिए बनाई गई है? ओनली फॉर एक्यूजिशन। एक्विजिशन का मतलब खरीदना। आइए सबसे पहले याद रखिएगा, ये क्या लाएंगे? आईपीओ लाएंगे। और आईपीओ के लिए सबसे पहले जरूरी कि इनका ऑब्जेक्टिव बस एक ही हो, क्या करना? मर्जर और अमलगमेशन या एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, इसका मतलब टेक ओवर। तो मर्जर एंड अमलगमेशन या टेक ओवर करने के लिए ही आए हैं, और इनका कोई दूसरा काम नहीं है। तो लिखा ना, इसको डज नॉट हैव एनी ऑपरेटिंग बिजनेस, बाकी कोई और बिजनेस उसका होना नहीं चाहिए, याद रहेगा। चलो इनका ऑफर साइज बताओ। $50 मिलियन। और उसके बाद उसमें भी स्पॉन्सर को कम से कम कितना लेना पड़ेगा? 20%। 20% किसका? पोस्ट इशू कैपिटल का। तो ये हो गया पीसी, प्रोमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। अरे पढ़े थे ना अभी पब्लिक इशू में, पीसी, प्रोमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, तो वही तो है ये। मिनिमम एप्लीकेशन साइज इसमें कम से कम कितना का होगा? $2.5 लाख रुपए का। 2.5 लाख है ना ये, मतलब मिनिमम एप्लीकेशन साइज मतलब 2.5 लाख रुपए $2.5 लाख $2.5 मतलब $2.5 लाख $2.5 से कम के लिए तो आपका शेयर एप्लीकेशन फॉर्म ही लेगा नहीं। अगला मिनिमम सब्सक्रिप्शन सेम ही है, ठीक है। और उसके बाद जरा यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, आपको एक्विजिशन कितने दिन में कर लेना पड़ेगा? 3 साल में कर लेना पड़ेगा, और ज़रूरत पड़ने पे कितना? 1 साल वो बढ़ा भी सकता है। चलो अब बताओ लिस्टिंग ऑफ डेट सिक्योरिटीज। अब कितना पेज बचा? लास्ट पेज है। तुम लोग बताया नहीं यार, अब और स्लो हो जाता मैं फिर है। करूँ स्पीड करूँ? चलिए लिस्टिंग ऑफ डेट सिक्योरिटीज, आ जाओ भाई। कौन कौन से डेट सिक्योरिटीज का लिस्टिंग हो सकता है बताइए? ESG फोकस्ड बॉन्ड का हो सकता है, स्मार्ट सिटी बॉन्ड का हो सकता है, या कोई भी ऐसी डेट सिक्योरिटी जो ऐसी कंपनी इशू कर रही है जो इनकॉर्पोरेट ही कहाँ हुई है? IFSC में, या ऐसी डेट सिक्योरिटी जो इनकॉर्पोरेटेड है इन इंडिया या इन फॉरेन जुडिक्शन, जो बताया था कहीं की भी कंपनी हो। मसाला बॉन्ड, और उसके बाद एनी अदर डेट सिक्योरिटी जो कौन बताए? IFSCA। तो सुनो 1 2 3 4 5 6, समझ कितना हो गया? 6। चलो अब क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? सेबी IFSC गाइडलाइन 2015। अब एक बात बताओ, आपको ऐसा नहीं लगता है कि सर कहाँ से आप सेबी को ले आए? सेबी तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेबी का पावर तो कौन ले लिया? पर IFSC कब से काम करना शुरू किया? IFSCA
2022 से लगभग रेगुलेशन सब ला दिया, 20, 21, 15, 18, 22 यही सब ना। तो ये तो 2015 का गाइडलाइन है, तो 15 वाला तो पहले आ गया था, तो आ तो गया था, लेकिन अब चूंकि IFSC ने अब इसके लिए क्या बना दिया है, अपना सेपरेट रेगुलेशन बना दिया है, तो ये सुपरसीड कर गया। इसका मतलब सेबी के इस रेगुलेशन का कोई भी मतलब नहीं। का यही बताने के लिए आप डाले थे? यस, समझ में आ गया। तो सेबी का अब कोई भी रोल नहीं है। तो इसी के साथ ये चैप्टर हो गया KHATAM खत्म।